बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा मेरे और वीरों के साथ। और सच बताऊं तो अगर आपको लग रहा था कि हम कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे आपके लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट डाउन एंड आउट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सुबह से जिन लेवल्स पर है मोर और लेस वहीं पर है। तो ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है, लेकिन रिकवरी भी नहीं है। कल जैसे हमने रिकवरी देखी थी वैसे रिकवरी नहीं है। और आज एक और दिक्कत की बात, मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर बड़ी गिरावट है, एडवांस डिक्लाइन ख़राब है। और इन सब का मूड सबसे ज़्यादा ख़राब करने में जो एक कंट्रीब्यूटर रहा है वो है डॉलर रुपी। अगर आप देखें तो अब चाहे आप कहें कि रुपया गिर रहा है या डॉलर बढ़ रहा है, जो भी कहें, लेकिन 91 के करीब इस समय डॉलर रुपी का रेट आपको ट्रेड में दिखाई देगा। फिर गुड आफ्टरनून। और एक थोड़ा सा कमज़ोर दिन है अब तक। चलिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रुपए की गिरावट ने बाजार के सेंटीमेंट किए खराब। निफ्टी 125 पॉइंट फिसल कर 25,900 के करीब 20 डेमा पर ले रहा है सपोर्ट। इधर एक्सिस बैंक की गिरावट ने बैंक निफ्टी पर बनाया दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 29 रुपये पहुंचा रुपया। एक डॉलर का भाव करीब पहली बार 91 के पार निकला। अनहेड्ज्ड इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की मांग में उछाल। ट्रेड डील में देरी। एफआईएस की बिकवाली ने बढ़ाया रुपए पर दबाव। लगातार 4 दिनों से चल रहे मेटल शेयरों में आज मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 1.5% कमजोर। साथ ही कैपिटल मार्केट, डिफेंस, आईटी और प्राइवेट बैंकों में भी बिकवाली हावी, लेकिन चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो शेयरों में बढ़त। ChatGPT में एफएमसीजी पर बुलिश नजरिया आया काम। कमजोर बाजार में भी निफ्टी एफएमसीजी मजबूत। साथ ही गुजर कंज्यूमर करीब 2% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। तो वहीं ब्रिटानिया में भी कायम अभी भी तेजी। NIM रिकवरी को लेकर कमजोर कमेंट्री के बाद एक्सिस बैंक 4% फिसला। सिटी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में बैंक बोला NIM की रिकवरी में 2 तिमाही और लग सकते हैं। एग्री सेक्टर से ग्रॉस स्लिपेजेस बढ़ने की भी जताई आशंका। बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पेश। आज शाम 4 बजे होगी चर्चा। FDI की सीमा बढ़ने, गैर इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर और कमीशन की अधिकतम सीमा तय करने को लेकर अहम प्रावधान शामिल। खबर से PB फिनटेक वायदा का टॉप यूजर बना। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से भारतीय एयरटेल में खरीदारी करीब 2% चढ़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट के साथ 2,435 के दिए टारगेट। साथ ही भारतीय हेक्साकॉम में भी मजबूती। और वेदांता डीमर्जर पर अब से थोड़ी देर में NCLT में फैसला मुमकिन। कुल 5 कंपनियों वेदांता को बांटने की है तैयारी, लेकिन सेबी और सरकार ने स्कीम पर जताई है आपत्ति। चलिए अब एक काम करते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा हमें। वीरू गुड आफ्टरनून। और मार्केट में कोई रिकवरी नहीं है। और जितनी भी रिकवरी की कोशिशें हैं वो देखिए फिर एक बार कोशिश की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ओपन के बाद गिरा हो बहुत ज़्यादा। हाँ, शुरू में जो हम गिर के सुबह 920 पे जो रेट था 25,875, अभी हम 25,895 पर हैं। लो 25,870 था। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रेड ने उसके बाद आपको कुछ कमा के दिया है। हाँ, अगर किसी ने हिम्मत करके कल शॉर्ट ट्रेड ली थी, जो कल मार्केट में रिकवरी थी, उसने पैसा बनाया होगा, लेकिन आज इंट्राडे में कुछ खास मार्केट ने आपको रिवॉर्ड नहीं किया है। और 25,900 एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही उसके ऊपर जा रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर 25,900 पर आ जाते हैं हम। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, हालांकि निफ्टी ने कल का लो तोड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कल के लो से थोड़ा ऊपर है। कल का लो आई थिंक अच्छा, बैंक निफ्टी भी कल के लो को तोड़ चुका है एक्चुअली। कल का लो 59,005 के करीब था, आज 58,983। लेकिन मोर और लेस दोनों दिन का लो जो है वो सेम रहा है। सबसे बड़ा प्रेशर मेरे ख्याल से रुपी की वजह से 91 क्रॉस हुआ है डॉलर रुपी। और एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी क्लियरली सिर्फ एक सेक्टर स्टैंड आउट कर रहा है, वो है FMCG। आज सुबह हमने जिसकी बात भी की थी ChatGPT में, लेकिन वो भी ऊपरी लेवल से नीचे आया। अब भारतीय इकलौता स्टॉक है जो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है बुल्स को सपोर्ट करने की। अभी भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडेक्स का टॉप गेनर बना हुआ है भारतीय एयरटेल। और मिड कैप में आज फिर बड़ी गिरावट आई। ये फिर थोड़ा सा एक
मुश्किल का आपके लिए सबब बनता हुआ है इस समय पर। तो वीरू मार्केट तो टफ है इस समय। टफ है अनुज। और अनुज शायद एक्सपायरी हमारे एटलीस्ट 20 डिमा को निफ्टी पे भी सिक्योर कर रही है 25,900, जैसे कि आपने कहा वो एक चुंबकीय क्षेत्र, ना ऊपर जा रहा है ना उससे नीचे कोलैप्स हो रहा है। पर अनुज एक तो देखिए क्लोजिंग में अप्रोच कर रखे हैं निफ्टी बैंक पर, क्या किसी पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स क्लोज? और दूसरी बात यह है जिस तरीके के रिस्क अब थोड़ा ये फॉरेक्स मार्केट हमारे लिए रेज कर रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है अनुज? एफआईएस की सेलिंग है वो हमें दिख रहा है, और एक रूपी फैक्टर ये किस तरीके से हैंग कर रहा है हमारे आगे? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा वीरू कि इस मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा टफ है। और सच बताऊँ ना तो जैसे फॉर एग्जांपल परसों हमने एक व्यू लिया था कि डिस्पाइट द रैली कि आप कैरी मत करिए, और फिर आपने देखा कल किस तरीके का गैप डाउन हुआ। लेकिन कल जो रिकवरी हुई उसमें सच बताऊं तो एक सेंस बनी कि नहीं अब आप कैरी कर सकते हैं। कल दोपहर को हमने ये भी व्यू लिया था कि कैरी करें, और वो ट्रेड बहुत गलत पड़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस मार्केट में ट्रेंड जो है ना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और या तो हम 3-4 दिन तक एक ही व्यू लें कि अभी हमारे इंडेक्स पे कोई व्यू नहीं है और अभी कोई लेवल स्पेसिफिक बात करने का कोई मतलब नहीं है, या तो हम ये कहें, या फिर हम एक थोड़ा सा रिस्क लेकर कुछ लेवल्स की बात करें लेकिन विद द नॉलेज कि उसमें हम गलत पड़ेंगे। अब निफ्टी एक मोर और लेस अगर आप देखें तो 25,750 से 26,150 की एक रेंज में, कुल मिलाकर ये करीब करीब 400 पॉइंट की रेंज है। पूरी सीरीज़ में हम इस 400 पॉइंट की रेंज में रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो 400 पॉइंट की रेंज है ना, ये ऐसा नहीं है कि सीरीज़ के शुरू में कहीं थे आप एंड तक कहीं आए। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हम दोनों लेवल टेस्ट कर रहे हैं। हम सीरीज़ का हाई भी टेस्ट कर रहे हैं, सीरीज़ का लो भी टेस्ट कर रहे हैं। ऐसी मार्केट में दिक्कत है। अच्छा, लोगों को दिक्कत उस मार्केट से नहीं, अगर एकदम वन वे फॉलिंग मार्केट है उसमें आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। ये वन वे फॉलिंग मार्केट भी नहीं है। 2 दिन पहले तक मार्केट ऑलमोस्ट 26,200 तक आ गया था। तो इस रेंज में ट्रेड करना जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन पहली बात तो कोई ट्रेड लेना, और दूसरी बात उसको कैरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज हम 150 पॉइंट नीचे हैं, हो सकता है कल मार्केट में 100 पॉइंट का गैप अप आ जाए, हु नोस। लेकिन बहुत टफ है इस समय। इसके लिए इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर फोकस करना आई थिंक वो बेटर रहेगा। कुछ देर में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आते हैं हम मतलब सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बात करेंगे। पहले आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर देखिए 25,800 से 850 यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं रुके तो सीरीज़ का जो लो है 25,750 वो ओपन होगा और फिर उसके नीचे बड़ी गिरावट होगी। लेकिन ये ट्रेंड जितनी तेज़ी से बदल रहा है, हु नोज़, कल हम 25,800 के बजाय बात कर रहे हो 26,000 की। 26,000 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, लेकिन इस समय एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट नहीं है उस तरीके का। इस समय इंडेक्स, इस समय अपना फोकस जो है ना वो पैसा बचाने पर करें। पैसा बनाने का जब टाइम आएगा तो तब उसकी बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी में 59,000 पर मुझे लग रहा है कि एक आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। अगर 59,000 बचा तो फिर तेज़ी का एक सॉर्ट ऑफ जो ट्रेंड है अभी भी बैंक निफ्टी में, जो ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी का 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो जो बड़ा ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन 59,000 के नीचे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा, और 59,300 से 59,500 ये जो है ये थोड़ा सा रुकावट का जोन है। आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं 89 हाफ 90 तक डॉलर रुपये पर लेकर बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जिस तरीके से डॉलर रुपये बिहेव कर रहा है ना, अब ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं आपको डरा रही है। अब तक की जो गिरावट थी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उससे डर नहीं रहा था, लेकिन अब इस तरीके से जो 90 से 91 जिस तेज़ी से हम गए हैं ना, आई थिंक ₹1 का मूव इतनी जल्दी आना करेंसी में ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है ₹1 का मूव इतनी जल्दी आना। उससे क्या होता है देखिए, अब आज कल सुबह के वाइट पेपर में, फॉरगेट अबाउट पिंक पेपर्स, कल सुबह के वाइट पेपर में सबसे बड़ी हेडलाइन यही होगी कि डॉलर रुपये 91 क्रॉस कर चुका है। और इससे क्या होता है कि वो हेडलाइंस होती हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर होता है मार्केट का, उन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट आता है। आज थोड़ी सी वीकली एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है मार्केट पर। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं मार्केट में, और मार्केट में हो क्या रहा है हमारे या तो सब चीज़ें एक साथ फेवर में आती हैं या सब चीज़ें एक साथ अगेंस्ट हो जाती हैं आपके। इस समय ऑलमोस्ट मर्फीज़ लॉ चल रहा है, और इसलिए आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। खैर एनीवे, अब जो है वो है। वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा आज का एफएनओ में? बिल्कुल अनुज, कुछ डेरिवेटिव्स में इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स में अच्छी मूव है अनुज। मैं आई थिंक अभी भी SBI लाइफ, इसके स्टैट्स 2046 पे, मैं अभी भी HDFC लाइफ, ये 2 स्टॉक्स चार्टिकली और एज पर ऑप्शन स्टैट्स
अच्छे लग रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब HDFC लाइफ रखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये भी मतलब अभी 772, सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, 783 हल्का सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन स्टैट्स अभी भी अच्छे हैं। मोर ऑन SBI लाइफ, बट SBI लाइफ अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, एज पे। ब्रेकआउट तो क्लियर बहुत किसी चार्ट पे नहीं है, बट SBI लाइफ स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा मूव देता हुआ। फिर एक बार रखिएगा फोर्टिस हेल्थ केयर, करीब करीब आप समझिए 0.5% ऊपर है, और ये फर्स्ट टाइम पोस्ट मेरे ख्याल से 27 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के शुरुआती पार्ट्स में तमाम हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक सेलिंग थी, इंस्टीट्यूशनल एग्जिट था। ये बिहेवियर लग रहा था कि इंस्टीट्यूशनल एग्जिट है। इस स्टॉक ने लास्ट वीक अपने 20 निमा का छुआ, लेकिन वहाँ से एक रीजनेबल पुल बैक, और आज 10 निमा को स्ट्राइक करता हुआ 2 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े, तो अच्छी खासी अगर आप देखिए डेवलपमेंट यहाँ पे। और एक रखूंगा स्टॉक, दैट्स अशोक लेलैंड, 0.5% ऊपर टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 166। कोई अगर आप देखें तो यहाँ पर सॉफ्टनेस नहीं है, एग्रेशन है फ्यूचर्स के OI में। लुक एट OI बिल्डअप, 23 लाख शेयर, ह्यूज बिल्डअप है। तो ये 3 स्टॉक्स, एक है ये SBI लाइफ, उसके बाद आपका अशोक लेलैंड, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और एक फोर्टिस हेल्थ केयर। अनुज, इंडेक्स को तो खैर हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, आज एक्सपायरी डे भी है तो शायद पुट राइटर्स काम कर जाएं, बट व्हाट अबाउट मिड कैप्स? मिड कैप्स को कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं? ये जिस दिन आके मार्केट ब्रेथ खराब करते हैं, मार्केट का कॉन्फिडेंस वैसे ही खराब हो जाता है। मिड कैप्स पे जिस तरीके से लिक्विडेशन हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग है, क्या अप्रोच रखें मिड कैप्स पे इस वक्त? देखिए, पिछले 3-4 दिन तक तो मिड कैप्स ठीक थे। आई थिंक मुझे जो एक रिस्क लग रहा है ना, मुझे रिस्क ये लग रहा है कि वो जो MTF बुक से रिलेटेड जो सेलिंग आई थी, वो कहीं ना कहीं आकर जो रुकी थी, वो वापस नहीं आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि उसका सेकंड राउंड नहीं अफोर्ड कर पाएंगे हम मिड कैप में। मैं चाहूँगा कि बस ये एक दिन की गिरावट हो और उसके बाद रिकवरी आ जाए, लेकिन आज जिस तरीके का एडवांस डिक्लाइन है, वो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क दे रहा है कि वो जो मिड कैप में 3-4 दिन की स्टेबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं आज आकर पंक्चर हुई है। आज इतना खराब नहीं है वैसे एडवांस डिक्लाइन, 1:2 का है, लेकिन इसको ना बदलते देर नहीं लगती है। 1:2 का 1:3, 1:4 हो जाए उस हिसाब से। आई थिंक मोर देन दैट, मैं जब भी मिड कैप मार्केट देखता हूँ ना, उसमें मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि किस तरीके के स्टॉक्स गिर रहे हैं, है ना, किस तरीके के स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट के टेक्सचर के बारे में बताता है। अब जैसे स्विगी है, स्विगी कोई छोटा स्टॉक नहीं है, इटर्नल है, इटर्नल निफ्टी का स्टॉक है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से क्योंकि रिलेटेड है ये सारे स्टॉक्स। GMR एयरपोर्ट्स है, PNB है, ये जिस तरीके से गिरा है, ओला इलेक्ट्रिक आज जिस तरीके से टॉप लूज़र है टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में। जब इस तरीके के स्टॉक्स गिरते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस की बेहद कमी है, और ये सारा का सारा मामला जो है ना, वो एक कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर है। आई थिंक अब हम उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर आप अब बस अपने सारे मिड कैप और स्मॉल कैप बेचकर निकल जाएं। अगर आप एक बहुत हायर लेवल पर लेने का रिस्क कर चुके हैं, ऑब्वियसली कई स्टॉक्स होंगे जिनमें आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, जिनमें आपके लेवल शायद कभी नहीं आएंगे, वो तो है ही। जैसे वो एक सीरीज़ हम चला रहे हैं, कहाँ फंस गए हम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जैसे आज PNB हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर आज GMR एयरपोर्ट हो गया फॉर एग्जांपल। ऐसे मैं कुछ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी सी स्टॉक्स वैसे स्ट्रांग है, लेकिन अब थोड़ी करेक्शन आ रही है। वहाँ मुझे लग रहा है कि आपको सेलेक्टिवली थोड़े से मौके ढूंढने होंगे, लेकिन ओवरऑल क्लियरली आज मिड कैप में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। जी, मिड कैप में सेलिंग है। और अनुज, आज का एक्सीडेंट जो बना, वो बना एक्सिस बैंक। PV तो खैर सुबह उसका एक सेंस लग गया था अनुज, जब वो खबर आई थी रिगार्डिंग कमीशन, बट एक्सिस बैंक, इनकी मैनेजमेंट ने कहा जनाब कि ये जो NPA रिकवरी है, NIMs रिकवरी जो है, वो ट्रेजेक्ट्री वो 5-6 महीने पीछे चला गया है, और जिस तरीके से टूटा, आई थिंक बहुत पनिश किया बाजार ने अनुज। इट्स ए केस इन आइसोलेशन, या फिर इसका प्रभाव थोड़ा सा पूरी बैंकिंग पे, निजी बैंकों पे पड़ेगा? बहुत ही शानदार सवाल है आपका ये, और एक सच बताऊं तो कहीं ना कहीं जो आज बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस हिला है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वैसे भी अगर आप देखें, एक्सिस बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था, एक कोशिश कर रहा था पिछले 3 महीने में स्टॉक वापस अपने मोजो को ढूंढने की। अगर आप इसका 3 महीने का टारगेट देखेंगे तो एक रिकवरी की कोशिश थी, एक स्मूथ रिकवरी चल रही थी एक्सिस बैंक में। उसके बीच में इस तरीके का मूव आना, अच्छा एक्सिस जो है, एक्सिस जो करता है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कुछ और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स पर भी आता है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट PSU बैंकों पर भी आता है। अगर आप निफ्टी PSU बैंक देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी सी आपको उस वजह से गिरावट दिखाई देगी। तो आई थिंक आज एक बहुत बड़ा जो एक इम्पैक्ट है वो एक्सिस बैंक ने भी डाला है। लेकिन अभी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी के लिए इसको हम एक
बैंक स्पेसिफिक इशू मानेंगे और होप करेंगे कि ये फैले ना। लेकिन अगर एक्सिस ये कह रहा है कि एनआईएम रिकवरी में टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी के सारे बैंक्स बस अगले क्वार्टर से रिकवरी दिखा देंगे, उनको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई थिंक ये रिस्क तो मार्केट के लिए रहेगा। पर चलिए, हाँ जी, ये रफ्तार मतलब ये एक्सिस बैंक ने थोड़ा सा, अगर आप देखें, एक डाउट आज रेज कर दिया है, इसको ओवर द टाइम हमें हैंडल करना पड़ेगा। खैर, अब अनुज, आज कुछ स्टॉक्स वो जिन्होंने रफ्तार पकड़ी हुई है और कुछ फिसड्डी से। बिल्कुल, एक काम करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स और फिसड्डी, दो स्टॉक्स लिए मैंने आज, दोनों स्पेस से, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। रफ्तार का घोड़ा सबसे पहले सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। आई थिंक कमज़ोर बाजार में भी स्टॉक ने एक अच्छी रफ्तार दिखाई, F&O का टॉप गेनर बना। जैसे आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, ये इनफैक्ट मेरी शॉर्टलिस्ट में भी आया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसके लिए हमने इसको लिया नहीं था। ओवरसोल्ड लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक कैश मार्केट का स्टॉक मेरे रडार पर आया है, वो है लॉयड्स एंटरप्राइजेस। लॉयड्स एंटरप्राइजेस में आज वीरू अपर सर्किट लगा है और 200 डे मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किया। 10% ऊपर था ये स्टॉक। फिसड्डी स्टॉक्स में ओला सबसे पहले। ओला ओला का तो एकदम बिल्कुल गोला बन चुका है इस समय। देखिए 15% इस महीने गिरा है, लगातार गिरावट है। आज भी 6% गिरा और इस महीने ये शेयर करीब 15% टूट चुका है। और फाइनली स्विगी और इटर्नल, क्योंकि एक क्विक कॉमर्स का एक सेंस बन रही है कि शायद यहाँ का इनका बबल फूट चुका है और अपने हाई से करीब 23% के करीब इटर्नल टूट चुका है यहाँ पर। तो ये आज के कुछ और स्टॉक्स। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं कि कमाई का अड्डा में जो हमारे साथ पैनल जुड़ने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट्स में इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स के ज़रिए आपकी कॉल कराएंगे प्रकाश कावा जी, मानस जी, रचना जी, कविता जी, शिल्पा जी और श्रीकांत जी। इसके अलावा 2:15 पर लक्ष्मण रॉय से जानेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो रहे हैं बड़े बदलाव। 2:20 पर यतिन से जानेंगे एक्सिस बैंक क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:30 बजे दीपाली से जानेंगे इटर्नल के शेयर में दबाव क्यों है। 2:40 पर कल की सेबी की बोर्ड मीट से पहले क्या हो सकता है, ये समझेंगे ब्रजेश से। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे ईडलवाइस एएमसी के CIO इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य। उसके बाद यतिन से लेंगे डीलिंग रूम चेक, फिर कल की स्ट्रैटेजी और उसके बाद फिर BTST और STBT ट्रेड्स आपके लिए लाइंड अप हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर पैनल के साथ, और तैयार है हमारा पैनल आज की ट्रेड्स लेकर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। शायद लेडी लक फेवर करे मार्केट को, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या होगी। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। अभी के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा CG पावर में। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 671। यहाँ पे आप 665 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 678 से लेके 680। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है और ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 670 के ऊपर अच्छा खासा एक पुट राइटिंग है, तो एक छोटा सा लॉन्ग साइड में ट्रेड फॉर्मेशन है, तो इस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। जी हाँ, CG पावर पे 671 पे लॉन्ग कॉल गई है और अनुज कह रहे हैं कि लेडी लक, वैसे 3 लेडीज़ हैं इस कार्यक्रम में, अगर चल गया CG पावर ना, सेंटीमेंट इतना ख़राब है, हम बाकी सब जन छोड़ चले जाएंगे कार्यक्रम। मेरे ख्याल से कविता जी, शिल्पा जी और रचना जी मिलकर शो हैंडल कर लेंगे, है ना अनुज? बिल्कुल 100%। जो भी चला दे बाजार को वीरू, हाँ, जो भी चला दे, जो काम कर जाए। उमंग तरंग लौट के आनी चाहिए, चलाए कोई भी। चलिए लेडी लक को दोबारा टेस्ट करते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्वीट क्या रहेगा? जी, पैसा बनाने से काम है, मार्केट किसी भी साइड चले, बस साइडवेज ना रहे, चलता रहे। तो हम सुबह भी शॉर्ट थे जिंदल स्टील में, 9 बजे दिया था कॉल, और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे नाउ विद द न्यू टारगेट एंड द न्यू स्टॉप लॉस बोथ। तो यहाँ पे हल्की सी भी अगर पुल बैक आएगी तो दैट विल बी अ बाय सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 1020 पे जिंदल स्टील में ऐसे लगा के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट होगा 1000 एंड सेकंड टारगेट होगा 990। ओके, चलिए, तो जिंदल स्टील एंड पावर ये हो गई शॉर्ट ट्रेड रचना जी की तरफ से। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी बताइए, आप क्या ट्रेड लेकर आई हैं आज? Very good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, everyone. Well, मार्केट ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में है अच्छी तरह, पर जो स्टॉक आज एक अच्छी रेजिलियंस शो कर रहा है और अपनी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से 10 EMA पर होवर कर रहा है, दैट इज फोर्टिस। मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। ऑफ हाइस अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 876 के लेवल पर है।
अपसाइड मोमेंटम 885 895 के लेवल बनते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 865 का। फोर्टिस हेल्थ 874 पे आपका बाकॉल जो मैं अभी कुछ देर पहले रख भी रहा था आपके सामने। अच्छे स्टैट्स हैं स्पेस की, बात करेंगे इस स्पेस पे कुछ देर में। मानस जी के पास चलते हैं अब। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, टोरेंट पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। टोरेंट पावर में 60 मिनट चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1279 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1280 के जस्ट नीचे, और 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 1300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 14 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है SBI लाइफ, और SBI लाइफ ट्रेड कर रहा है 2045 पर। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, बहुत टाइट होना चाहिए। 2037 पर करीब 8 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 2060 के ऊपर जा सकता है SBI लाइफ। ओके, SBI लाइफ, ये एक और स्टॉक जिसका भी शुरू में हम उल्लेख कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, अच्छा मूव देता हुआ, डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अभी भी। और अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। और मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच डायरेक्टर साहब एक बार रखिएगा प्लीज़, एक्सिस बैंक, अभी हम बात कर ही रहे थे, बात करते करते फर्दर लगभग 6 रुपये उड़ गया स्टॉक ही, 60 रुपये नीचे, अब ऑलमोस्ट 4.5% नीचे। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ट्रेड इस वक्त का क्या कन्विक्शन दे रहा है आपको इस वक्त ऑन बाय साइड? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो काफी कम आइडियाज निकल के आ रहे हैं क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है। एक जो आइडिया हमारे वॉच लिस्ट पे है वो कल भी हमने डिस्कस की थी सुबह, APL अपोलो ट्यूब्स। हमें लगता है काफी रेजिलेंट रहा है ये स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी में, पहली चीज। दूसरा, आई थिंक स्ट्रक्चरली अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एज अ मिक्स ऑफ द ओवरऑल टर्नओवर, इसमें अच्छा खासा इजाफा होना चाहिए। दूसरा, आई थिंक कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 4.5 मिलियन टन टू 6.3 6.5 मिलियन टन अगले 2 या 2.5 वर्षों में, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा टॉप लाइन को विद बेटर EBITDA मार्जिन्स। जो रिपोर्टेड EBITDA पर टन है APL अपोलो ट्यूब्स का, पिछले तिमाही में लगभग 5,200 रुपये के आसपास था, पहले हाफ में 5,000 के आसपास था। जैसे वैल्यू एडेड का प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा एंड विद इंक्रीज वॉल्यूम्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स की तरफ जो प्रोडक्शन लाइंस बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं आई थिंक जो EBITDA पर रिपोर्टेड टन होगा एग्जिट FY27, ये सिग्निफिकेंटली हायर रह सकता है। अगेन, स्ट्रक्चरल स्टील एप्लीकेशंस में जो हम इजाफा देख रहे हैं और जो एक अंडर पेनिट्रेशन इंडिया में, वहाँ सिग्निफिकेंट बदलाव आ रहे हैं और मार्केट साइज इटसेल्फ अच्छी खासी एक्सपैंड हो सकती है विद APL अपोलो ट्यूब्स बीइंग द मार्केट लीडर। तो हमें लगता है आई थिंक APL अपोलो ट्यूब्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, APL अपोलो में आपकी नज़र होनी चाहिए, ये हो गया मामला इस समय फंडामेंटल आइडिया आप। चलिए अब निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए और देखिए ज़रा, अब एक बार आप डे लो पर आ गए हैं, करीब करीब 25,850 पर इस समय अब आप ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी करीब करीब डे लो के करीब बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी वापस 59,000 के नीचे आया है। यहाँ पर भी इस समय अगर आप देखें तो काफ़ी बुरी परिस्थिति में इस समय आपको दिखाई देगा ये इंडेक्स। अच्छा, एक बार एक स्टॉक लेकर आइए ज़रा, स्टैनली लाइफस्टाइल, एक बार इसका स्टॉक लेकर आइए ज़रा, बड़ा मज़ेदार चार्ट है ये। एक बार स्टैनली लाइफस्टाइल्स, इसका ना 1 साल का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा। है क्या 1 साल का चार्ट? बहुत शानदार चार्ट है 1 साल का चार्ट। वीरो देख रहे हैं 1 साल पहले कहाँ था ये स्टॉक, और है ना, और 600 यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पर जाइएगा और एक गूगल करिएगा ज़रा और देखिएगा कि क्या किसी ने कहा था कि डबल होने से पहले मत बेचिएगा, डबल हो जाएगा। डबल का तो पता नहीं, आधा हो गया, है ना। और सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क जो इस मार्केट का मिड कैप में किया गया है ना, वो इन चीयर लीडर्स ने किया है। इन चीयर लीडर्स ने किया है सबसे ज़्यादा बाज़ार का बेड़ा गर्क। आज मैं खुले तौर से कह रहा हूँ, जिस तरीके से कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि बस उन्हें ही सब कुछ पता है मार्केट के बारे में, और मतलब उसमें ये देखिए, ये ऐसे स्टॉक जब गिरते हैं ना, उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता।
और क्या होता है ना, बहुत आसान होता है ये कहना कि हर 10% की गिरावट पे SIP कर लीजिए, फिर वो 10 SIP में बेसिकली आपका पूरा पैसा खत्म, है ना। तो खैर एनीवे ऐसे बहुत चीज़ें हैं। मैं नॉर्मली बातें कम करता हूँ इस चीज़ की, लेकिन क्या होता है ना, जब आप किसी मतलब दूसरे के एनालिसिस पर बस सिर्फ अपना एक वो जमाना चाहे ना, तो थोड़ा सा एक लगता है कि यार पहले किसी को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ लोगों को फंसाया हुआ है। और इसमें एग्जिट नहीं है, वॉल्यूम देखिए इसके 1700 शेयर के वॉल्यूम हो रहे हैं इसमें, किसी को एक शेयर की एग्जिट नहीं है इस समय इस प्राइस में स्टैनली लाइफस्टाइल में। स्टैनली लाइफ आपके स्क्रीन पे 218 पर मैं स्क्रीन पे देखा था, पोस्ट लिस्टिंग इसने हाई लगाया 600 का और अब ऑलमोस्ट एक तिहाई 1/3 218 पे आके ट्रेड करता हुआ। अब इस पर मैं क्या टेक्निकल राय लूँ, बट मानस जिस प्रकार की देखिए IPO वाला तो खैर निकल गया होगा, एक बार 470 पे फर्दर उसने इंतज़ार किया होगा शायद 300 पे एक रिवर्सल का। आपकी राय क्या कहती है मानस, कहाँ जा रहा है अभी ये? देखिए व्यू देना मुश्किल है क्योंकि बहुत कम डेटा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आप देखें तो लगातार लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं और आज के ब्रेकडाउन के बाद मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 175 के आसपास का होगा, तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए स्टॉक में। ओके चलिए अब बात करते हैं एक और स्पेस की। इंश्योरेंस में बड़े बदलाव के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पेश हुआ है। शाम 4 बजे से लोकसभा में बिल पर चर्चा हो सकती है। बिल में क्या है खास, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खास इस बिल में। देखिए वैसे बिल में तो करीब 70 से ज़्यादा बदलाव किए जा रहे हैं तीनों बिल में, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हो, LIC एक्ट हो या फिर IRDA एक्ट हो, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में लाने के लिए, ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुँचाने के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने जा रही है, यानी 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है, जिसमें इक्विटी शेयर भी होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है तो दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं, दोनों आपस में मिल सकती हैं, इसकी भी छूट दी जाएगी। इसके लिए IRDA अपनी एक खास कायदे कानून स्कीम लाएगी जिसके तहत कोई भी नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी के बीच में मर्जर हो सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आम लोगों के लिए काफ़ी काम की बात है, वो ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते वक्त जो कमीशन दिए जाते हैं एजेंट को, जो वाउचर दिया जाता है, इन सब की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। अधिकतम सीमा क्या होगी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा IRDA और फिर उसके हिसाब से अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार IRDA को दे दिया जाएगा। तो ये 3 जो है बड़े बदलाव यहाँ पे किए जा रहे हैं। ओके, ये 3 बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। आज ऑब्वियसली शुक्रिया लक्ष्मण जी। आज सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया यहाँ पर वो आया पॉलिसी बाज़ार में। एक बार ज़रा हमारे पैनल को स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि मैं एक बात करना चाहूँगा इस स्टॉक पर, पॉलिसी बाज़ार पर। PB फिनटेक करीब करीब इस समय 5% नीचे है। मयूरेश जी क्या व्यू रहेगा इस पर? फिलहाल तो आई थिंक एक न्यूट्रल सा ही व्यू है। हमें लगता है आई थिंक सारे जो चेंजेस उभर के आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, हो सकता है विद द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स एक इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। एंड अगेन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ ये सेंसिटिविटी है पॉलिसी बाजार की इन टर्म्स ऑफ हाउ द मॉडल इज प्रॉब्ली प्लेस्ड एट दिस करंट जंक्चर। तो सेंसिटिविटी टू अर्निंग्स में एक इम्पैक्ट हो सकता है FY27 नंबर्स के ऊपर इफ दिस बिल प्रॉब्ली गोस थ्रू। इसलिए हम एक न्यूट्रल व्यू मान के चल रहे हैं PB फिनटेक। ओके, न्यूट्रल व्यू फिनटेक पे इस डेवलपमेंट के बाद 1823 पे। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बीच हल्का सा निफ्टी जो ड्रैग हुआ है, आइए एक बार जरा कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं कौन कौन है इस कोलैप्सिंग बिहेवियर के पीछे। एटर्नल करीब 4.25% नीचे। एटर्नल ने आज फाइनली अपने 200 डिमा को फिर रिविजिट किया 3 दिन के बाद। एक्सिस बैंक का हो गया बात। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे है और LNT को एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस LNT पे ले लेते हैं। इट्स 405 मेरे ख्याल से अभी भी इतना गंभीर नहीं है, बट 10 डिमा भी नहीं तोड़ा ऐसे स्टॉक ने, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी नहीं है इस पर बात करना। एक स्टॉक और लेके आइएगा जहाँ थोड़ा सा अगर आप देखिए जो बिहेवियर है वो ख़राब है और शायद आप निवेशित भी हो इस पर या फिर कोई ट्रेड भी होगा आपका यहाँ पर। एक बार प्लीज़ कविता जी देखिएगा आप SBI कार्ड्स को, जहाँ मैं आज बहुत सीरियस सप्लाई देख रहा हूँ। SBI कार्ड्स का 200 डिमा तोड़ना
और साथ ही साथ लगभग सितंबर से चली आ रही पूरी रेंज का ब्रेकडाउन, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इस स्टॉक को? तो वीरेंद्र जी, यस, 200 डेज ये में और अपना एक साइडवेज कंसोलिडेशन के नीचे जाकर स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सो सेलिंग प्रेशर काउंटर में फर्दर डाउनसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनते हुए दिखते हैं वो 829, 830 के लेवल के पास दिखता है। एंड फर्दर अगर ये 830 के लेवल तोड़ता है तो 800 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है प्रेशर तब तक रह सकता है जब तक काउंटर 864 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक काउंटर में प्रेशर बना रह सकता है। ओके, चलिए अब जरा चलते हैं यतिन के पास। एक्सिस बैंक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, और एक्सिस ने एक्चुअली आज पूरे बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा है। यतिन से जानते हैं कि ऐसा क्या कह दिया उन्होंने सिटी की उस कॉल में जो स्टॉक अब 5% नीचे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली आज निफ्टी का बड़ा लूजर और बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूटर एक्सिस बैंक, और इसी तर्ज पे निफ्टी बैंक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है एक्सिस बैंक। इन्होंने एक मीटिंग की थी सिटी के साथ, और वहाँ ये मैनेजमेंट मीटिंग के जो नोट्स आए सिटी के, उसके ऊपर शायद बैंक में आज प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ रहा है। सिटी की न्यूट्रल रेटिंग है 1285 के टारगेट के साथ। जो मीटिंग में की पॉइंट्स थे उनमें सबसे पहले था कंसर्न जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके हैं। मैनेजमेंट का कहना था कि आने वाले क्वार्टर्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिकवरी जो है उसको और 2 क्वार्टर्स लगेंगे। यानी जो इवेंट शायद बाजार भाप रहा था अभी होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी होगी, वो शायद 6 महीने बाद हो, और कहीं ना कहीं उसके चलते स्टॉक में प्रेशर बन रहा है, अर्निंग्स पे प्रेशर आ सकता है। मैनेजमेंट ने कहा एग्री स्लिपेजेस भी Q3 सिक्वेंशली ज़्यादा होते हुए नजर पड़ेंगे। हालांकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ कोई कंसर्न नहीं है एमएसएमई साइड पे। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जो कंसर्न्स हैं और जो स्लो रिकवरी है उसके चलते काउंटर में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग देखने को मिल रही है। सेलिंग देखने में मिल रही है एक्सिस बैंक में, और क्लियरली बड़ी सेलिंग आई यहाँ पर। गाबा सर, एक्सिस बैंक पर क्या व्यू रहेगा अब? है तो वीक, जो आज का बार बना हुआ है वीक बार है कंप्लीटली, करीब 4.5% डाउन है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1265 का, वो ब्रीच हुआ है। अब लगता है इसमें लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लगता है विजुअली कि एक सपोर्ट है करीब 1200, लगता है वो 1215 तोड़ेगा, शायद 1200 की तरफ जाएगा। 1200 पॉसिबिलिटी है जाने स्लाइड होने की। स्टॉप लगा सकते हैं 1240 का, और अब भी शॉर्ट करने का एक मौका है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक शॉर्ट करने का मौका है। मयूरेश जी, आप बताइए, आप क्या व्यू लेंगे इस पर, एक्सिस बैंक पर? नहीं, विद इन द लार्ज प्राइवेट बैंक्स हमारा मानना यही है कि आईसीआईसीआई बैंक इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। हमें अभी भी लगता है कि इफ वी डू अ कंपैरिजन चेक बिटवीन आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई की जो एक ट्रेजेक्टरी रहेगी एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ की, निम्स में जो एक डिटोरिएशन देखा है फॉर द सेक्टर एज होल, बट आईसीआईसीआई स्पेसिफिकली वहाँ पे थोड़ा एक बेहतर प्रदर्शन दिख सकता है। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स लार्जली बिहाइंड है, और यहाँ पे जो आई थिंक एक लेंडिंग का एक सिलसिला चल रहा है, स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड लेंडिंग, पर्सनल लोन्स हुए हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स हुए हैं, इस पे थोड़ी नजर रखनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिस्क वेटेड एसेट्स अगर आप देखते हैं चारों टॉप टियर बैंक्स को मैप करते हुए, तो आईसीआईसीआई बैंक प्रॉब्ली स्टिल फॉल्स इन द बेटर क्वार्टाइल। प्रोविजनिंग ठीक ठाक है, कैपिटल एडिक्वेसी ठीक ठाक है, तो हमें लगता है आई थिंक ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बेटर प्लेस लग रहा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैंक। ओके, आज वैसे काफ़ी स्टॉक्स में गिरावट है, और अच्छा काफ़ी स्टॉक्स हैं जिसमें लोग फंसाए गए जो भी हैं। अच्छा, एक और स्टॉक देखते हैं ज़रा। एक बार आप मफतलाल इंडस्ट्रीज़ का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा। एकदम से मेरी निगाह गई स्टॉक पर। ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसका ये एग्जांपल होता है। ये इसका चार्ट देखिएगा, मफतलाल इंडस्ट्रीज़ 1 महीने में अब करीब 12% नीचे आ चुका है, और इसमें लोग फंसे हुए हैं 180, 190, 192 वहाँ पे। क्योंकि अगर कोई स्टॉक सर्किट पे खुलता है तो आप उससे पहले वाले क्लोज पे नहीं ले पाते हैं, सर्किट के प्राइस पे ही ले पाते हैं आप, अगर वो भी मिल जाए आपको तो इसके लिए यहाँ पर रिटेल बहुत बड़े लॉस में है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेसेस की बात करेंगे। अब से कुछ ही देर में एनसीएलटी की बेंच का वेदांता के डीमर्जर पर फैसला आएगा, और पूरी डिटेल समझ लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, लेकिन फैसला बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है।
जी सही कहा आपने। देखिए वेदांता अपना डीमर्जर करना चाहती है। वेदांता का जो कारोबार है उसको 6 कंपनियों के अंदर डिवाइड करना चाहती है। इसके बाद वेदांता के पास सिर्फ जो बेस मेटल है उसका कारोबार बचेगा और बाकी जितने भी उसके कारोबार हैं उनको अलग अलग वर्टिकल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कंपनी पिछले 1 साल से डीमर्जर करने की तैयारी कर रही है। 2 बार इसकी डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है। एनसीएलटी ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी और 12 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो अब थोड़ी देर के अंदर एनसीएलटी अपना फैसला सुनाने की तैयारी करेगी। तब देखना होगा कि कंपनी को वहां से मंजूरी मिलती है, कंपनी के प्लान्स जो है उस तरह से आगे बढ़ते हैं जिस तरह से कंपनी चाह रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार इसका विरोध कर रहा था। तो थोड़ी देर में एनसीएलटी का फैसला आपके सामने होगा। थोड़ी देर में फैसला होगा इसके आपके सामने। देखिए सारा का सारा मामला इसमें यह है कि अगर शुक्रिया असीम, अगर ये मामला वेदांता के फेवर में आया तो 600 रुपये, अगर वेदांता के अगेंस्ट आया तो 500 रुपये। बाइनरी इवेंट है, इसमें कोई वन वे मतलब कोई ये नहीं है कि यहाँ पर है ना वीरू, सिंपल है। 50 रुपये का मामला है, सिंपल है, या तो 50 रुपये ऊपर या 50 रुपये नीचे। अब कोर्ट का मामला है तो इसके लिए अब जज साहब ने क्या सोचा हुआ है, क्या सुनाएंगे वो फैसला, तो इसके लिए सेकंड गेस भी नहीं करने की जरूरत है। और देखिए मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है इस समय। एक व्यू ले लें इस पर मयूरेश जी से। मयूरेश जी, वेदांता पर क्या व्यू रहेगा? अनुज जी, आई कांट एग्री मोर। आई थिंक आपने परफेक्ट विश्लेषण किया है। अगर पॉजिटिव आए 600, 625, 650 भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आए तो एक सेंटिमेंट डाउनसाइड की तरफ आ सकती है, विच कैन ड्रैग इट डाउन टू 500, 450। अगेन आई थिंक पॉजिटिविटीज यही है कि पॉजिटिव निर्णय से आई थिंक जो एक वैल्यू अनलॉक हो सकती है अलग अलग सब्सिडरीज में, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। जो प्राइसेस चल रही हैं एलएमई पे, जिंक, कॉपर, आज सिल्वर की कीमतें आप देख रहे हैं एलिवेटेड लेवल्स पे है, और लग रहा है कि थोड़ा आई थिंक एक हायर रेंज पे कंसोलिडेट होंगी, जिसका फायदा इनहेरेंटली आई थिंक डीमर्ज्ड एंटिटीज को मिल जाएगा। और इसलिए आपने जो एक राय रखी है कंप्लीटली काउंटर विद दैट। पॉजिटिव आए तो 600, 650, नेगेटिव आए तो 500, 550। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कैश कॉल्स ले लेते हैं। गाबा सर, कविता जी और मानस जी हैं कैश कॉल्स के लिए। गाबा सर बताइए आपका कैश कॉल। मेरा ध्यान है प्रिकॉल पर। प्रिकॉल का सेटअप सही है, करेक्शन था वो खत्म हुआ, एक अप शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 626.80 के आसपास। 618 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 8 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से 650 पॉसिबल है प्रिकॉल। ओके, टॉप कैश कॉल में पहला स्टॉक हो गया जनाब प्री कॉल 626 पे। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेंद्र जी, पिछले 2 दिनों से प्राज इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं। गुड वॉल्यूम के साथ अपने 10 EMA को आज ही सरपास किया है, इवन 50 EMA को, आई शुड से, सॉरी। सो 343 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये काउंटर है। लिटिल पोजिशनली इसे देखना चाहिए। डिक्लाइन अप टू 330, मौजूदा भाव 343 है, यहाँ तक आप बाय देख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 324। इसे अप्रोच करें। फॉर द प्राइस मूव अपसाइड आप इसमें देख सकते हैं 380, 410 के लेवल। मानस जी आपकी क्या ट्रेड रहेगी आज कैश कॉल में? तो देखिए कैश कॉल के लिए एलटी फूड पे एक बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉक ने करीब 370 पे बॉटम बनाया था, 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो 420 रुपए के टारगेट के लिए एलटी फूड में खरीदारी की जा सकती है और 390 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, एलटी फूड्स पे आपका बाय कॉल 400 पे एक, और प्राज इंडस्ट्रीज कविता जी की कॉल हो गई। अच्छा, प्राज को मैंने बहुत दिनों बाद देखा 343 पे, क्या कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं इसमें जो उसको कविता ने पिक किया? प्राज इंडस्ट्रीज है 343, आज बहुत दिनों बाद एक रिवर्सल है। और रिवर्सल कहाँ से है? रिवर्सल ऑलमोस्ट पिछले 4 साल का जो बेस है वहाँ से है। मेरे ख्याल से मई 2021 से लेकर अब तक मल्टीपल टाइम इस रेंज से पुल बैक हो चुका है, लेकिन आज भी पुल बैक है। और आज हम 50 डिमा के ऊपर आके ट्रेड करते हुए स्टॉक पे 50 डिमा के ऊपर हम 23 जुलाई के बाद पहली बार आए हैं। खैर, वेदांता आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेके आता हूँ, जरा फिर रखिएगा जरा टिक बाय टिक चार्ट्स पे। इट्स 546 एज ऑफ नाउ, और थोड़े लोग पुट भी सिक्योर कर रहे हैं इससे पहले। और यस, ये देखिए, अच्छा वेदांता, और उसके बाद 1-2 स्टॉक्स रखते हैं। अच्छा, ये आज दिखाइए एक बार जरा फोर्टिस बाय कॉल में इमर्ज हुआ। मेरे भी अगर आप देखें आज के स्टॉक सिलेक्शन में शामिल था। मयूर, इस पूरे क्वार्टर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब पिछले 3 महीने से, अक्टूबर से हॉस्पिटल्स में एक सीरियस अनवाइंडिंग थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे फंड्स ने एग्जिट किया है।
ये जो कूलिंग ऑफ हुई है टुवर्ड्स 200 डेमा, मतलब बड़े एक टेक्निकल लेवल तक जो कूलिंग ऑफ हुई है, आप इसमें इच्छुक हैं कुछ बाय करने के, और हाँ तो कहाँ पे? ये बिल्कुल एंड एब्सोल्युटली कॉन्कर विथ यू आई थिंक, लेकिन ये स्टॉक्स चले भी थे वीरू जी इससे पहले, तो नंबर्स काफी ठीक ठाक आए हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मेडिकल टूरिज्म की थीम है ये वेल एंड ट्रूली कंट्रीब्यूट करेगी अगले कुछ वर्षों में। इन्होंने जो बिजनेस मॉडल्स बनाए हैं, फोर्टिस हुआ, मेदांता हुआ, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ किम्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, एक जो एसेट लाइट स्ट्रेटेजी बनाई है टू एंटर इनटू टियर 3, टियर 4, टियर 3 सिटीज, जहाँ पे लागत पार्टनर की रहती है, वाइल द एक्सपर्टीज इन रनिंग द हॉस्पिटल शायद अपोलो यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स करती है। ये रिफ्लेक्टिव पॉजिटिवली दिखाता है मार्जिन पे ऊपर, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड के ऊपर, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे के ऊपर। पुटिंग ऑल दिस पीस टुगेदर इंक्लूडिंग जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑब्वियसली थोड़ा सा बैलेंस शीट पे सीप इन होगा कहीं ना कहीं। मुझे लगता है आई थिंक एज अ स्पेस इट स्टिल लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो हमें अभी भी लगता है आई थिंक एज अ स्पेस इट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। मेदांता, फोर्टिस के जैसे नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक दे शुड कंटिन्यू रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग अगले कुछ तिमाही तक। ये वेदांता डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। ये देखिए अब इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर कुछ ही देर में जोड़ेंगे असीम को वापस, और एकदम से स्टॉक में मूव आया करीब करीब 553 का। देखिए अब थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाए, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव है वेदांता के लिए, और डीमर्जर को मंजूरी मिली है। और मयूरेश जी, फर्स्ट रिएक्शन 556 पर इस समय स्टॉक, एनसीएलटी ने वेदांता के डीमर्जर को अप्रूवल दिया है। वेरी पॉजिटिव, क्योंकि स्टॉक आई थिंक एक या जजमेंट के लिए रुका हुआ था, जैसे जजमेंट इनके फेवर में आई है, मुझे लगता है आई थिंक एक पॉजिटिव प्रभाव डेफिनेटली स्टॉक पे आना चाहिए। ओके, असीम के पास चलते हैं। असीम, आप कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि आप उस हेयरिंग में थे, क्या ये अनकंडीशनल अप्रूवल है डीमर्जर को? देखिए अभी सिर्फ एक ऑर्डर वहां पर हमें सुनने को मिला कि ग्रांटेड, जो आपने एप्लीकेशन दिया था उसको ग्रांट कर दिया गया है। अब इसके साथ कंडीशंस क्या जुड़ी है क्या नहीं जुड़ी है, एक स्पेशल बेंच थी जिसने ये ऑर्डर अभी पास किया, थोड़ी देर में ऑर्डर अपलोड किया जाएगा और दूसरी पार्टी को भी दिया जाएगा। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ शर्तें इसके अंदर जोड़ी गई हैं, वो सारी शर्तों का थोड़ा खुलासा होना बाकी है। लेकिन जो पेटिशन उन्होंने डीमर्जर के लिए डाली थी उसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब कंपनी अपने जो कारोबार है उसको 6 वर्टिकल्स के अंदर उसको ब्रेकअप कर पाएगी और उसको आगे जो उसकी योजनाएं थी उसको आगे बढ़ा पाएगी। ओके, चलिए, तो इस समय क्लियरली अब कंपनी अपनी अब उसको स्कीम को आगे बढ़ा पाएगी। 560 इस समय स्टॉक का रेट। इस पर एक टेक्निकल चार्ट चेक भी लेना चाहूँगा मैं। मानस जी, क्या भी रहेगा अब वेदांता पर? देखिए, वेदांता ने अभी 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट दिया था, 540, 542 के ऊपर निकला था, जिसके टारगेट 578 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ से भी शायद 17-18 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो होल्ड करें, 544 का स्टॉप लॉस लगा लें। कोई छोटा मोटा डिप मिल जाए तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 544 का ही लगाना है और टारगेट आपको 578 के सेट करने हैं। ओके, गौरांग जी को भी जोड़ लेते हैं, वो भी ट्रैक कर रहे हैं इस स्टॉक को काफ़ी समय से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। 2.5% ऊपर स्टॉक 562 पर इस समय। वेदांता के डीमर्जर को अप्रूवल मिला है एनसीएलटी की तरफ से। बताइए क्या रहेगा आपका व्यू? बहुत धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। छोटा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति वेदांता के लिए रखेंगे आपके सामने हमारे रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित स्तर पर राय हमारे क्लाइंट को देते हैं, संभव उनका निवेश हो। तो अनुज भाई, अनिश्चितता का वातावरण जब भी स्पष्टीकरण आ जाता है और जैसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, मेरे ख्याल से अब कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए आगे जाते हुए। एक वैल्यू अनलॉकिंग की बात पहले भी हो रही थी जब घोषणा हुई थी कंपनी की तरफ से, और हमारा मानना यही है। काफी लंबे समय से जैसा आप बता रहे थे, हमारी निवेश की राय है वेदांता के ऊपर, और मैं मानता हूं कि अब प्रक्रिया जो है वो जमीनी स्तर पर शुरू हो जानी चाहिए। गौरांग जी, आपका एग्जैक्टली वेदांता पे हाउस व्यू तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग होगी। 2 बातें हैं वेदांता की इटसेल्फ, इसकी वैल्यू अनलॉकिंग, और मेटल्स और इटसेल्फ इन ए स्ट्रॉन्ग बुल रन। वेदांता का फेयर केस और एक रीजनेबल केस टारगेट क्या है ऊपर की तरफ, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक है इस वक्त?
बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी है वीरेंद्र। और एक कुदरती भंडार की सबसे बड़ी कंपनी हम आपके हैं, प्रकार के जो नेचुरल बात है, बहुत ही अनुमानित लक्ष्यांक अंदर ये कोई निर्णायक लक्ष्यांक नहीं है। मुझे लग रहा है कि करीबन के आसपास के इस परिस्थिति में होने चाहिए। रंग जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। देखिए अब थोड़ा सा और स्टॉक में स्ट्रेंथ लौट रही है। हालांकि आज मार्केट काफ़ी वीक है। अगर आज मार्केट वीक नहीं होता तो शायद ये और बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था इस पर। काफ़ी समय से मार्केट वेट कर रहा था। अब कंपनी जो है अपनी अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग डीमर्ज कर पाएगी और ये काफ़ी समय से वेट हो रही थी इसकी। सेबी की तरफ से पहले ही उसको एक क्लीन चिट मिल चुकी थी। उसके बाद आई थिंक मिनिस्ट्री ने भी शायद जो अपने ऑब्जेक्शंस थे वो या तो विड्रॉ किए होंगे या कोर्ट ने माना होगा कि अब इसमें कोई और दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर स्टॉक अब इस समय पॉजिटिव। इसमें शिल्पा जी अगर किसी को चेज करना हो तो कोई कॉल ऑप्शन रहेगा क्या, थोड़ी गिरावट पर अगर मिल जाए तो? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो मुझे लगता है 560 का कॉल ऑप्शन जो रफली 17 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 रुपए का मेंटेन कीजिए। अगर 600 तक का व्यू है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको टूवर्ड से 30-32 भी ट्रेड करते मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 5 अलग अलग कंपनियां आप लिस्ट करा पाएंगी वेदांता और अलग अलग कंपनियों का उस हिसाब से अलग अलग वैल्यूएशन मिल सकेगा वेदांता को। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। इस वजह से आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं। ये हो गई बात वेदांता की। चलिए काम करते हैं, एक बार धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं पहले, क्योंकि मार्केट इस समय थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मूव्स दिखा रहा है। तो धमाकेदार ऑप्शंस के लिए बताइएगा मुझे कौन कौन है आज। ठीक है, शिल्पा जी हैं, रचना जी हैं और श्रीकांत चौहान जुड़े हैं अभी भी शो में, उनको भी जोड़ेंगे। शिल्पा जी बताइए पहले आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी बिल्कुल अनु जी, यहाँ पे पेट्रोनेट पे पुट की तरफ एक रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है पेट्रोनेट में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, तो यहाँ पे 265 का पुट ऑप्शन जो रफली 4 रुपए में ट्रेड कर रहा है, हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 6 रुपए का रहेगा। इसके ऊपर आई मीन और भी स्टॉक अगर गिरता है तो प्रीमियम आपको टूवर्ड 7.5 से लेके 8 भी मूव करते हुए दिखेगा। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी की 265 की पुट। श्रीकांत जी आपका ट्रेड क्या रहेगा धमाकेदार ऑप्शंस में? तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो काफी मैं कहूँगा कि म्यूटेड सी एक्टिविटी बनी है मार्केट में। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा तो वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ जो भी चल रहा है 2040 के करीब कैश में। अगर फ्यूचर में देखें तो 2060 के जो कॉल ऑप्शंस है इसे करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 14 रुपए 40 पैसे 14 रुपए 50 पैसे के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है कॉल ऑप्शन। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 9 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 22 रुपए के और 25 रुपए के। तो ये दो टारगेट्स के लिए करंट लेवल से SBI लाइफ के कॉल ऑप्शंस खरीदने चाहिए 2000 रुपए 2060 के स्ट्राइक प्राइस के। ओके, चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी हम मैक्स हेल्थ के साथ जाएंगे जिसमें हम बी बाय करेंगे 1100 का, जो कि 33 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें हम 7 रुपीज का एसएल लगाएंगे तो दैट कम्स टू 26 रुपए। तो 26 के एसएल के साथ हमारा इसमें टारगेट होगा 46 एंड 50। चलिए काम करते हैं, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे और इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। चलिए आज के टॉप निफ्टी लूज़र की बात करते हैं। सेकंड टॉप निफ्टी लूज़र, टॉप तो खैर एक्सिस बैंक है, लेकिन इटर्नल, जी हाँ इटर्नल में लगातार वन वे सेलिंग है। इनफैक्ट एक बार जरा इटर्नल का चार्ट लेकर आइए। ये तो खैर आज का चार्ट है, आज 4.5% नीचे है। और एक बार जरा एक महीने का चार्ट दिखाएंगे इटर्नल का, करीब 8% की गिरावट यहाँ पर। क्यों इतनी गिरावट दिख रही है? ना सिर्फ इसमें बल्कि स्विगी में भी। दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और इनफैक्ट अगर हम पूरे ही क्विक कॉमर्स स्पेस की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि चैलेंज के तौर पर उभर रहे हैं। एक तरफ कंपटीशन काफ़ी इंटेंस हो रहा है, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स का कंपनियों को देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर है
और रेगुलेटरी हर्डल्स तो कुछ हैं ही। अगर हम इटर्नल की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर हमने पिछले 3 महीनों में स्पेशली कंसिस्टेंटली प्रेशर देखा है, वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन इतना तेजी से इंटेंस हुआ है, नए प्लेयर्स की काफ़ी तेजी से इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है और मोर ओवर जो ऑफर्स हैं, जो स्कीम्स हैं कंपटीशन की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर आगे भी माउंट हो सकता है, ये कहीं ना कहीं डर हावी हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम बाकी कंपटीशन को देखें तो रिसेंटली अमेजॉन नाउ, जियो क्विक, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये काफ़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट में आए हैं। यानी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने फीस ऑलरेडी काफ़ी कम कर दी है, 100 से ज़्यादा की अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो फीस खत्म की है, प्लेटफॉर्म फीस में भी काफ़ी कटौती की है। और अगर आप रिसेंटली कुछ ऑफर्स देखेंगे तो अगर अमेजॉन नाउ की बात करें तो बेंगलुरु, दिल्ली जैसे मेट्रोज के बाद अब मुंबई में भी 10 मिनट की डिलीवरी का वो वादा कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में इनफैक्ट जो अपने स्टोर्स की संख्या, डार्क स्टोर्स की संख्या, वो भी उन्होंने 100 से 300 बढ़ाई है। ICICI बैंक अमेजॉन क्रेडिट कार्ड पर ऑफर दे रहा है, तो इस तरीके के काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आज एक UBS का नोट आया, उस नोट में उन्होंने हालांकि टारगेट्स चेंज नहीं किए हैं, उनका व्यू अभी भी बुलिश है। स्विगी पर भी, जोमेटो पर टारगेट उनके 400 के हैं, जो कि रिसेंटली सितंबर के रिपोर्ट में उन्होंने एनहांस किए थे। लेकिन आज के नोट में उन्होंने एक बात कही है कि स्विगी के मुकाबले जो इटर्नल का मार्केट शेयर है वो कम हुआ है नवंबर में, और जो इंडस्ट्री वॉल्यूम्स भी हैं ओवरऑल नवंबर में वो 5-5.5% ड्रॉप तो हुई हैं। लेकिन अगर जोमेटो वर्सेस स्विगी देखें तो स्विगी के वॉल्यूम्स फिर भी फ्लैट रहे हैं, लेकिन इटर्नल के जो ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4.5% कम हुए हैं। स्विगी के ड्रॉप इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि स्विगी ने कई सारे नए अपने स्कीम्स लेकर आए, इनिशिएटिव्स लेकर आए, जैसे कि स्नैक, बोल्ट, 99 स्टोर, यानी अफोर्डेबल बजटिंग डिलीवरीज में काम किया। यानी 99 रुपये में काफ़ी सारे डिलीवरीज कंपनी ने की, बजट कॉन्शियस बायर्स को टारगेट करते हुए। तो यही वजह है कि स्विगी के वॉल्यूम्स उतने ड्रॉप होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन जोमेटो पर इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये UBS ने आज एक नोट में कहा है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर, यही फैक्टर्स है जो कि हावी हो रहे हैं इन स्टॉक्स पर, खासतौर से इटर्नल पर। ओके, शुक्रिया दीपाली, बने रहिए, एक और स्टॉक पर आपसे व्यू लेंगे। लेकिन इस पर ना मैं एक टेक्निकल और फंडा दोनों व्यू लेना चाहूँगा। शिल्पा जी, इसमें जो लास्ट राउंड ऑफ रैली आई थी वो आई थी 250 से, और 250 पर ही इसका 50 वीक मूविंग एवरेज है। और अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज अब उसके आसपास ही हैं, हम करीब 276 पर हैं। इटर्नल यहाँ से पोजिशनली शॉर्ट है या लॉन्ग? अनुज जी, यहाँ पे 270 तक का एक आप डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब तक ये 302 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा वापस, तब तक इसमें लॉन्ग साइड आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो अभी मिडवे है, अगर किसी को और थोड़ा डाउनसाइड प्ले लेना है तो आपका स्टॉप लॉस 302 ही रहेगा। 270 के अराउंड आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मयूरेश जी, आप इस गिरावट में बाइंग कर रहे हैं या अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो खाली कर रहे हैं इसे, इटर्नल को? नहीं, तो हम बाइंग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अराउंड 2-3 मंथ्स बैक आई थिंक वी बुक्ड आउट ऑफ दिस स्टॉक। आई थिंक रीजंस बहुत सिंपल थे, वैल्यूएशंस एक बहुत महंगे हो गए थे ऊपर के लेवल्स पे। दूसरा, आई थिंक कंपटीशन इज रियली ब्रूइंग हॉट। जो हम सुन रहे हैं मार्केट स्पेस में कि अमेजॉन की एंट्री, क्या रिलायंस एक पायलट रन कर रहा है, उसकी एक स्टेट वाइज एंट्री होगी, डीमार्ट शायद एक पॉकेट रन कर रहा है, पायलट रन कर रहा है इंडिविजुअल स्टोर्स के यहाँ भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कॉम्पिटिशन इंटेंस होने की आई थिंक एक जो एक बड़ी रिस्क है। इससे आई थिंक जो एक प्रॉफिटेबिलिटी पाथ है इस पे थोड़ा ब्रेक लग सकता है या डिले हो सकता है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक रहेंगे, नो टू वेज अबाउट इट। वो क्विक कॉमर्स होने दीजिए या फूड डिलीवरी होने दीजिए, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इनफैक्ट 31 दिसंबर को आप नंबर्स भी सुनेंगे, हमने इतने डिलीवरीज की, इतना रिकॉर्ड नंबर हुआ, एक्सेट्रा। बट प्रॉफिटेबल ग्रोथ बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन अंडर रिस्क रह सकती है। दिस इज द सोल रीजन जो हमें लगता है कि थोड़ा हम वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, लुकिंग एट हाउ कॉम्पिटिशन प्लीज। चलिए, वेदांता में अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी भी 2.5% ऊपर है। एक बार दीपाली से वापस समझते हैं कि पहले जो एक ब्रोकरेज नोट आया था कि अगर डीमर्जर अप्रूव हो गया तो वो किस तरीके से वर्क करेगा और क्यों वेदांता के लिए क्या फ़ायदा होगा, एक बार वो समझ लेते हैं। दीपाली जरा समझाइए। बिल्कुल, इनफैक्ट लगभग 3 वीक्स पहले नुवामा की एक रिपोर्ट आई थी इस
एंटिसिपेटेड आउटकम पर ही, जहां पर उन्होंने कहा था कि 5 बिजनेसेस हो जाएंगे। एक तरफ वेदांता तो है ही, लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन स्टील, यानी वेदांता ऑलरेडी लिस्टेड है। 4 नई कंपनीज लिस्ट होते हुए दिखाई देंगी बीएसई एनएसई पर, एक बार अप्रूवल आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि नुवामा ने उस रिपोर्ट में क्लियरली कहा था कि ये जो 5 सेपरेट एंटिटीज होंगी ये पॉजिटिव रहेंगी वेदांता के लिए, क्योंकि एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी चॉइस की कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अभी सभी कमोडिटीज अलग अलग अब लिस्ट होते हुए दिखाई देंगी अंडर वेदांता। इसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि दिसंबर में जो वर्डिक्ट आएगा एनसीएलटी की तरफ से वो फेवरेबल ऑर्डर हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि पूरा जो प्रोसेस रहेगा डीमर्जर का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Q4 तक कंक्लूड हो जाएगा दिसंबर वर्डिक्ट के बाद, और इसीलिए उन्होंने जो फेयर वैल्यू लगाई थी वो 686 की उस वक्त लगाई थी। लेकिन वामन ने क्लियरली कहा था कि अगर डीमर्जर इनटू इफेक्ट आता है, अगर फेवरेबल ऑर्डर आता है, तो जो फेयर वैल्यू है उसमें 84 रुपये प्रति शेयर का एनहांसमेंट होगा, यानी 750 प्लस तक के फेयर वैल्यू वो वेदांता की आंक रहे हैं आफ्टर द डीमर्जर अप्रूवल। अब क्योंकि अभी इनिशियली जो डिसीजन आया है अगर वो इन लाइन रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव इस हिसाब से भी वेदांता के लिए रहेगा, अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें, जो कि नुवामा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था। ओके, शुक्रिया दीपाली। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे हम, फिर चलेंगे श्रीकांत चौहान जी के पास एक एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गाबा सर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास चलेंगे। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी अनु जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे IRFC के पुट पे रहेगा। 112 पुट स्ट्राइक जो रफली ₹1.60 पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 70 पैसा का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये प्रीमियम आपको 4 की तरफ इजीली मूव करता हुआ मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग IRFC कैन डू 110, 108, तो इसके हिसाब से 4 से लेके 6 के भी प्रीमियम आप मूव करते देख सकते हैं। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया IRFC की 112 की पुट। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज फिर सुपरस्टार? ओके, तो देखिए टाइटन के ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर को हमें लगता है कि यहाँ पे और बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। करंट लेवल से हमें लग रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज इसने बनाई है, ये थोड़ी और मैं कहूँगा कि तेजी बना सकता है। बिल्कुल 3920 के करीब ट्रेड कर रहा है। 3975 और 3990 के 2 टारगेट्स नजर आते हैं। करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। 3890 का स्टॉप लॉस रखना है फॉर क्रिएटिंग एनी लॉन्ग पोजीशंस ऑन टाइटन। ओके, आप चलते हैं गाबा सर के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। गाबा सर बताइए कहाँ होगा चमत्कार आज? टाइटन मुझे पसंद है। टाइटन ट्रेड करे 3917 पर, स्टॉप लगाएंगे 3000। अभी टाइटन हुआ गाबा सर, सॉरी अभी टाइटन हुआ। ओके, माय अपॉलॉजी। तो दूसरा लेते हैं एस्ट्रल। एस्ट्रल मुझे पसंद है, इस वक्त 1463 के आसपास ट्रेड करता है और ट्रेड कर रहा है 1454 का स्टॉप लगा, 55 का स्टॉप लगाएंगे, करीब ₹8 का टारगेट 1480। एस्ट्रल 1460 रुपये आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। मयूरेश क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक हॉस्पिटलिटी एज अ स्पेस मेरे हिसाब से आई थिंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, और इसमें आई थिंक ITC होटल्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग मार्केट्स विद इंडिया में। हमें लगता है आई थिंक जो एवरेज रूम रेट्स हैं, जैसे हम हॉलिडे सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड ऑफ दिसंबर, अच्छे खासे आई थिंक रहना चाहिए, और तीसरी तिमाही अच्छी खासी रहेगी फॉर द सेक्टर एज अ होल। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक अगर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की हम बातें करें, एक प्रोडक्ट मिक्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ मिडिल रेंज प्रॉपर्टीज और प्रीमियम प्रॉपर्टीज जो ITC होटल्स के पास है, यहाँ पे आई थिंक एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन के वजह से बैलेंस शीट और P&L में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो गोइंग बाय Q3 नंबर्स और जनरली आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू सेक्टर के लिए हमें लगता है आई थिंक ITC होटल्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, ITC होटल्स आपका बाय कॉल है। मैं शुरुआत करता हूँ आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। शिल्पा जी ने पहला ट्रेड पिक किया, यहाँ पे IRFC की पुट 112 की उन्होंने पिक की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 4 और 70 पैसे पे ट्रेड कर रही है ये। टाइटन फ्यूचर श्रीकांत जी की पसंद रही, करीब 3975 के लक्ष्य के लिए 3931 पर ट्रेड करता हुआ, स्टॉप लॉस 3890 का। फिर प्रकाश सर आए और उन्होंने पिक किया एस्ट्रल को, आज का सेकंड टॉप गेनर 1480 के लक्ष्य के लिए 1463 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। और ITC होटल्स ये आज की फंडामेंटल कॉल है 191 रुपये पे,
निफ्टी ने एक फिर पुल बैक दिया और तेरे साहब कुछ कह रहे हैं 25,900 की ट्रैजेक्टरी को हम हिट करते हुए और अच्छा यहाँ पर मूव है। अच्छा, मैं विषय को थोड़ा बदलता हूँ और क्योंकि आज जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है उसकी एक बोर्ड बैठक है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ एमएफ इंडस्ट्री को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में संभव भी हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं और इस बैठक में क्या क्या संभव है आउटकम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या क्या किन किन मुद्दों पर विचार, क्या क्या निर्णय संभव है ब्रजेश जी इस बैठक में? बिल्कुल, कल जो सेबी बोर्ड की बैठक होने वाली है उसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा जिस इशू पर लोगों की नजर है वो है कि म्यूचुअल फंड का जो सेबी ने कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करने का प्लान बनाया है, उसमें जो ब्रोकरेज को लेकर है या टीईआर में जिस तरह से कमी की बात कही गई है, तो ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इस पर जो है सब लोगों की नजर है। तो एक ये प्रस्ताव है जिस पर कल चर्चा होगी। ऐसा समझा जा रहा है कि जो भी फीडबैक इंडस्ट्री की तरफ से आया होगा उसको लेने के बाद वो सारी बातें बोर्ड के सामने रखी जाएंगी और उसके बाद जो है इस पर बोर्ड का जो फैसला होगा वो फिर हमें कल शाम तक पता चलेगा। दूसरा जो अहम मुद्दा है कि जो स्टॉक ब्रोकर के नियम है इनमें बदलाव का जो प्रस्ताव है इसको भी बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा। इसमें दो चीजें अहम है, एक तो ये है कि एल्गो ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन है वो अब तक रेगुलेशन में नहीं थी, तो इसको रेगुलेशन में लाया जाएगा। साथ ही जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है इसकी परिभाषा को भी और साफ किया जाएगा। एक और इशू है जो निवेशकों के लिहाज से अहम है कि और कंपनियों के लिहाज से भी अहम है, वो ये है कि जो बहुत बार ऐसा होता था कि जो प्लेज शेयर होते हैं उनमें जिन लोगों आईपीओ के पहले जो ये होता है कि सारे शेयर लॉक इन होने चाहिए, तो जो प्लेज शेयर वाले लोग होते हैं कई बार वो अपने शेयर जो आईपीओ के पहले खरीदे होते हैं प्लेज कर देते हैं और बहुत बार वो प्रमोटर के साथ जो है बार्गेन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रमोटर जब तक ये शेयर जो है प्लेज की स्थिति में रहेंगे प्रमोटर कहीं ना कहीं झुका रहेगा, लिस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो उसका भी रास्ता जो है वो साफ किया जाएगा। साथ ही निवेशकों के लिए अहम बात यह है कि जो देखते हैं डीआरएचपी के 600-700 पन्नों वाले डीआरएचपी होता है, तो उसकी एक छोटी समरी 15-20 पेज की वो भी निवेशकों को दी जाएगी ताकि वो ठीक से पढ़ सकें, कंपनी के बारे में जान सकें कि जहां वो पैसा लगा रहे हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है, एक और अहम बात यह है कि जो हमने जिस तरह से देखा था काफी विवाद हुआ था कि जो सेबी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं और साथ ही जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं सेबी के, उनके लिए जो कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का नियम है उसको नए सिरे से लाया जाएगा। इस पर समिति ने एक रिपोर्ट भी दी थी, हाई लेवल कमेटी ने। तो एक यह अहम मुद्दा होगा। साथ ही एक और चीज अच्छी है कि जो 1 अप्रैल 2019 के पहले बहुत से लोगों ने शेयर अपने फिजिकल शेयर लॉन्च किए थे, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे डीमैट में, तो उनके लिए एक बार और ये रास्ता जो है खोला जाएगा। तो ये है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए एक अहम चीज है कि इनके लिए अभी जैसे ये है कि जो सेबी के रेगुलेशन के दायरे के बाहर जो जाकर काम करते हैं वो बहुत बार, तो उसकी राह को और आसान किया जाएगा। उनको एक डिस्क्लोजर देना होगा कि ये जो सर्विस हम दे रहे हैं या जो हम ऑफरिंग दे रहे हैं ये सेबी के अधीन नहीं है। तो एक ये अहम चीज होगी। तो ये कुल मिलाकर है। इसके अलावा डेट सिक्योरिटीज पर इंसेंटिव देने का जो प्रस्ताव है वो भी एक निवेशकों के लिए देखा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आईपीओ में डिस्काउंट मिलता है उसी तरह से डेट के इशुएंसेस में भी डिस्काउंट की बात है। साथ ही हाई लेवल जो ये डेट एंटिटी की परिभाषा है इसको भी बदलने पर बोर्ड फैसला ले सकता है। ऑलराइट ब्रजेश जी, शुक्रिया। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ईडलवाइज एएमसी के सीआईओ इक्विटीज सिद्धि भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे हमारे साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, पता निफ्टी वापस देखते हैं। निफ्टी में अब कुछ खास मूव है नहीं, 25,875 पर है और एक बार डॉलर रुपये वापस लेकर आएंगे। डॉलर रुपये कहाँ पर है इस समय? नहीं वीरू, एक अच्छी चीज़ है लेकिन इसमें गेस करिए क्या? हाँ। इसमें क्या अच्छी चीज़ है? एक्सपोर्टर सेंस के लिए सही है, एक्सपोर्ट फ्रंट पे। हाँ नहीं वो तो है ही, लेकिन अब हाँ। हमारा रुपया और आईएसडी कोड दोनों सेम है, +91।
रिक्त स्थान को भरिए जब एक्सपोर्ट फॉर्म का आएगा ना, वो जो आएगा ना अपना पासपोर्ट फॉर्म, हाँ तो उसमें +91 तो इजी रहेगा। हमारी करेंसी भी वहीं पर है, जहाँ पे हमारी करेंसी वही हमारे कंट्री का कोड है। खैर एनीवे, अब भाई काम करते हैं। एडलवाइस एएमसी के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार। ये मार्केट में जो मूड माहौल सेंटीमेंट बिगड़ा है, ये किस वजह से? क्या रूपी एक फैक्टर है? क्या ट्रेड डील में जो देरी हो रही है वो फैक्टर है, या कुछ और है ये? नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेड डील को लेकर नर्वसनेस जरूर है। अगर आप देखें पिछले रिजल्ट सीजन में अर्निंग्स में शुरुआती तौर पे अपना काम कर दिया है, मतलब काफी एक साल से जो हमारी अर्निंग्स डाउनग्रेड की परंपरा चल पड़ी थी वो रिवर्स हुआ है कुछ हद तक, 2 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आया है। लेकिन जो हमारा 15 नवंबर का डेडलाइन था ट्रेड डील के लिए, वो थोड़ा सा उसमें हम पीछे चल रहे हैं। अगर आप उसको एकदम नंबर्स और आंकड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आंकड़ा जीडीपी का या लिस्टेड कंपनीज का मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटिमेंट वाइज एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डील ना होना कुछ हद तक नर्वसनेस का कारण है। तो जब वो ना आता दिखता है तो द अदर बैलेंसिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स को उसके बावजूद बेनिफिट देना है या फिर उसके लिए बेहतर करना है, तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। तो इसलिए वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा करेंसी के डेप्रिसिएशन में देखने को मिल रहा है। ओके, वो नर्वसनेस, ट्रेड डील करना, एग्जीक्यूट होना, उसको लेकर पशुपेश। त्रिदीप जी, एक दो स्पेस जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज आज हुए हैं, उनमें अगर आप देखें तो आज बैंक्स हैं, आज ईएमएस सेगमेंट में पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी अनवाइंडिंग है। आज अगर आप देखें जितने भी न्यू एज स्टॉक्स थे वहाँ पे अच्छा खासा कोलैप्स है अभी। और इनफैक्ट मैं दिख रहा था कि पिछले 10 दिन में 20 दिन में हॉस्पिटल स्टॉक्स में अनवाइंडिंग थी, होटल्स में काफ़ी सब्सटेंशियल अनवाइंडिंग हुई। मिड कैप्स में जो सिंक हुए उनमें ये है। पहले छूते हैं 2 स्पेस को, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही साथ हॉस्पिटल स्टॉक्स। ऑलमोस्ट आप देखिए ये हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिक्विडेशन के बाद थोड़ा सा बाइंग है आज, और ये इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री, थोड़ा बाइंग इनमें भी है आज। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन 2 स्पेस को जो कि काफ़ी समय बाद अनवाइंडिंग मोड में गए? एक आपने कहा हॉस्पिटल्स और दूसरा मैं होटल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा पैसा बना सितंबर तक यहाँ पे सबका। जी, सो मेरे ख्याल में होटल्स में मेरा मानना ये है कि ये एक इंडिया के टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अगर आप इंडिया में होटल्स का पेनिट्रेशन देखें तो अगर थोड़ा सा भी मीडियम टर्म का व्यू लें तो हमारी काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है विद रिगार्ड्स टू की टूरिस्ट लोकेशंस। तो उनके एक्चुअली नंबर्स पिछले क्वार्टर में भी ठीक ठाक आए हैं, अर्निंग्स थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, लेकिन वो एक हेल्दी करेक्शन मोड के बाद आई थिंक वो अपने हिसाब से वापस अपना अप ट्रेंड जारी रहेंगे। हम लोग होटल्स में बुलिश है। और दूसरा, अगर आप बात कर रहे थे हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में अगर आप एक्चुअली पिछले नंबर देखें, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग्स अपग्रेड उस सेगमेंट में आया है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव अप मूव उसके पहले देखने को मिला था। तो कुल मिला के इन दोनों जगहों पे नेट सेकुलर अपट्रेंड है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद मेरे को लगता है कि मीडियम टर्म इनका आउटलुक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। चलिए, तो ये एक व्यू हो गया। त्रिदीप जी, अभी वेदांता पर एक ऑर्डर आया एनसीएलटी का अप्रूवल का, मेटल्स पर आपका क्या व्यू है इस समय? मेटल्स में देखिए, स्ट्रक्चरल तरीके से तो हम नेगेटिव हैं, लेकिन टैक्टिकली जब कोई हमें मौका मिलता है जहाँ पे कि बॉटम अप बेसिस में थोड़ा बहुत रैली आने की उम्मीद होती है तो हम उसको खेल जाते हैं। बट ओवरऑल कमोडिटीज में अगर आप देखें, विच इंक्लूड्स क्रूड ऑयल और पूरा कमोडिटीज पर उसको साथ में लेके देखें तो उसमें हम अंडरवेट होंगे। उसमें फेरस मेटल्स में हम लोग थोड़ा सा ओवरवेट है, बिकॉज उसका जो प्राइसेस है वो बाउंसिंग अराउंड द बॉटम जो हम कहते हैं वहां पे है, थोड़ी सी आगे बेहतर होने की उम्मीद है। बट ये टैक्टिकल है। नेट कमोडिटीज में अगर आप ओवरआर्चिंग व्यू पूछेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ओवरऑल कमोडिटीज में आपका व्यू नेगेटिव है इस वक्त। एक दो बास्केट को और देखते हैं जो अच्छा कर रही हैं, और ये इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, आई मीन जो कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो नॉन इंश्योरेंस पार्टनर हो, और कमीशन टू द ब्रोकर्स। इन 3 कसौटियों पर खैर अभी तो चर्चा होगी शाम को, लेकिन आप इंश्योरेंस स्टॉक्स जिन्होंने पिछले साल भर में अच्छा पैसा बना के दिया, त्रिदीप जी, क्या व्यू रखते हैं यहाँ से अगर ये 3 मूलभूत बदलाव होते हैं?
और ये इंडस्ट्री के फेवर में रहते हैं, तब आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा? मेरे ख्याल से जो नेट नेट डिबेट हो रहा है उसका निचोड़ यही है कि शायद कंपटीशन थोड़ी सी बढ़े, अगर ये ऐसा आए तो उसमें थोड़ा सा यील्ड्स में प्रेशर आ सकता है। तो हमने एक्चुअली पिछले 3 से 6 महीने में जहाँ पे भी अच्छे पैसे बने हैं वहाँ पे हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, और जहाँ हमने ये पैसा रिसाइकिल किया है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी जैसे अगले साल एक पे कमीशन की बात आ रही है, सेंट्रल पे कमीशन के रिलेटेड वहाँ पे बेनिफिट्स आ सकते हैं। सो जहाँ पे वो बेनिफिट करेंगे उस एरियाज में हम लोगों ने पैसा लगाया। तो इंश्योरेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करी है पिछले 3 महीने में। इंश्योरेंस में प्रॉफिट टेकिंग करी है पिछले 3 महीने में। एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे ईएमएस स्पेस पर, क्योंकि ईएमएस स्पेस में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आई है। भले ही स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ना चले लेकिन गिरना बंद किए हैं, चाहे केन्स हो, डिक्सन हो। इन पर क्या व्यू रहेगा अब आपका? मीडियम टर्म तो पॉजिटिव है। इस सब में हाई ग्रोथ स्टॉक्स में होता ये है कि जब कुछ नंबर्स बेहतर आते हैं, अर्निंग्स मतलब जब अर्निंग्स बेहतर आते हैं तो वो अचानक से बहुत स्पर्ट्स में उनका मूवमेंट आता है और उसी हिसाब से फिर करेक्शन आ जाता है। पिछले कुछ समय में ये ऐसा ही देखने को मिला है। एक और जो पीएलआई रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो शायद वो अगले साल कितने हद तक कंटिन्यू करेगी, किस खेमे में रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, उसको लेके थोड़ी सी नर्वसनेस है। लेकिन जो बिजनेस मोमेंटम है, जो अर्निंग्स मोमेंटम है ओवर मीडियम टर्म, वो स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस की बात है, थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था जो कि करेक्ट होने के फिराक में है, और तो होने के बाद इसलिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रहे हैं। तो ऊपर के लेवल में यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी थी, पर अभी हमको लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो रीजनेबल हैं। अच्छा त्रिदीप जी, एफएमसीजी में कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू, कोई कॉल लिया होगा आप लोगों ने किसी भी स्टॉक पे? देखिए, कंजम्पशन में ओवरऑल मेरा व्यू साल के शुरू से पॉजिटिव रहा है और अभी भी है। लेकिन कंजम्पशन के जिस पार्ट में मैं बुलिश हूँ वो है डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर स्टेपल्स में हमारा मानना यह है कि ये जीएसटी कट और जो भी कंज्यूमर को बूस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो मैक्रो से बूस्ट आया है ऑयल गिरने के चलते या फिर इन्फ्लेशन के चलते, उसका बहुत ज्यादा दारोमदार एफएमसीजी स्टॉक्स में शायद ना देखने को मिले। उनकी कंजम्पशन एक लेवल ऑफ पेनिट्रेशन में पहुंच चुकी है, और वहीं पे प्लस माइनस फ्यू परसेंटेज पॉइंट ही रहने वाली है। लेकिन डिस्क्रिशनरी साइड में जैसे आप ऑटोज देख लीजिए या फिर होटल्स देख लीजिए, इस तरीके के एरियाज में शायद जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो, अगले 3 से 6 महीने में जैसे पॉलिसी का इम्पैक्ट आए, एक अच्छा खासा अपलिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो कंजम्पशन में हमारा झुकाव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी तरफ ज्यादा, स्टेपल्स की तरफ कम। डिफेंसिव के तौर पे हाँ हम लोग ओन करते हैं कुछ शेयर्स, पर ब्रॉडली स्पीकिंग अंडरवेट होंगे इस एरिया में। ब्रॉडली स्पीकिंग अंडरवेट। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इस व्यू के लिए त्रिदीप जी, और सभी स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पर राय रखने के लिए। मीनवाइल हमारा क्लोज बहुत ख़राब आ रहा है आज, और हम डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी करते हुए, और अनुज चाहे वो निफ्टी बैंक, हालांकि वो 59,000 की ट्रेजेक्ट्री को हम ले आ रहे हैं सिक्योर करके, और हमको ये भी देखना है कि हमारे पास एक एक्सिस बैंक का एक्यूट वीकनेस वाला केस भी था। अब इस प्राइस को कैसे रीड करना है और कल के लिए आउटलुक अनुज? 2 लाइन की स्ट्रैटेजी है मेरी कल के लिए। नो क्लू क्या होने वाला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मार्केट कैरी करने वाला बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रल पोजीशन के साथ इस मार्केट में आप कैरी करें। इंडेक्स में तो आप पैसा गंवाएंगे वीरू, अनलेस आपको शॉर्ट करना आता है और तहजीब से शॉर्ट करना आता है तो आप पैसा गंवाएंगे। इंडेक्स में तो कैरी करने वाला मार्केट तो ये नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं, वैसे स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करें। इंडेक्स में कुछ समय के लिए या तो पैसा बचाएं या फिर इंट्राडे रहें। अब हो सकता है कल एक बार के लिए आपको गैप अप भी मिल जाए। तो लेकिन रेंज है हमारी 25,750 से 26,100-150 के करीब की रेंज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे ख्याल से। खैर एनीवे, चलिए BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी, BTST ट्रेड लेने से पहले एक बार आपके CG पावर का जो टारगेट हिट हुआ उस पर एक रिविजिट करना चाहूँगा, और आपकी कल की ट्रेड।
जी बिल्कुल, यहाँ पे सीजी पावर मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट इसको एज़ बीटीएसटी भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। यहाँ पे 695 से 700 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका सेम 665 रहेगा एज़ बीटीएसटी, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज की कॉल आपकी सीजी पावर ही कैरी करेंगे आप। CG पावर ही है। 73 पर। ओके, सच श्रीकांत आपके कैरी करेंगे? तो देखिए मुझे लग रहा है कि मिड साइज बैंक्स वापस से रिकवर हो सकते हैं और मार्केट एक ही लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनफैक्ट आज काफी इंपॉर्टेंट डे है मार्केट के लिए, क्योंकि आज यूएस में कुछ डेटा आएंगे, उसी के ऊपर चाल निर्भर होगी। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो कंफ्यूजन है मार्केट का वो भी थोड़ा खत्म होगा। तो ऐसे केस में मुझे लगता है जो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 8365 8375 पे ट्रेड कर रहा है, इसे मुझे लगता है कि लॉन्ग करके जाना चाहिए। इसमें टारगेट्स रहेंगे 87 और 8750 के। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 81.50। तो 8150 के स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदना चाहिए। ओके, चलिए अब गाबा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? स्टॉक वही करूंगा मेरे ख्याल से जिसका जिक्र आपने सुबह किया था, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। बहुत ही स्ट्रेस्ड है ऑन द डाउन साइड, इसलिए एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं और आज का कल का मूव लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड करें 3411 पर, 3411 पर स्टॉप लगाएंगे 3400 का, 11 रुपए का। मेरे ख्याल से 3500 तक जाना चाहिए। ओके, 3500 तक जा सकता है स्टॉक। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके चलेंगे। अगर आप देखें तो स्टॉक में एक बॉटम बना है। आज स्टॉक ने 10 एंड 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2105 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 2089 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 2135 2135 के सेट करने हैं। ओके, रचना जी आप क्या कैरी करेंगी? जी मेरी तरफ से मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और 3852 पे है ये। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 3838 पे और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3900 तक। ओके, मुथूट फाइनेंस बीटीएसटी ट्रेड। और कविता जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी अशोक लेलैंड को लेकर जाएंगे। आप 167 68 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, फॉर द प्राइस मूव ऑफ 172 आप अशोक लेलैंड को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 164 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम फीडबैक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज ये दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स। और चैनल चेक्स जो एनालिस्ट ने की है वो सजेस्ट कर रही है क्यूएसआर सेगमेंट में छोटा मोटा स्लो डाउन है और कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई थी उस तरीके की ग्रोथ नहीं रहने वाली। तो एसटीबीटी की एडवाइस डीलर्स यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं 550 से लेकर 555 के टारगेट्स के लिए, और यहाँ एफआईएस सेलिंग कर रही है। उस तर्ज पे डीलर्स यहाँ सेल फ्लोज देख रहे हैं। और बीएसई लेकिन इंटरेस्टिंगली ये काउंटर थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन डीलर्स को लगता है कि आज जो छोटी मोटी बल्क डील्स हुई हैं उसके बाद काउंटर में थोड़ी बहुत सेलिंग खत्म हुई है और शायद यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। 2650 2680 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस और पोजिशनल खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय आपके लिए एक डीलिंग रूम से व्यू दो स्टॉक्स पर, जुबिलेंट फूड वर्क्स और पीएससी पर। टाटा पावर का मुंद्रा पावर प्लांट को लेकर गुजरात सरकार से पीपीए शायद जल्द साइन होगा, ये कहना है कंपनी के सीईओ प्रवीर सिन्हा का। एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली। हमारे साथ सर टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा। सर सबसे पहले तो आपने रोड मैप पेश किया अगले 5 साल का, तो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कि टाटा पावर का हम फोकस देख सकते हैं? हमारे 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला जो एरिया है हमारा पम्प्ड हाइड्रो और हाइड्रो पावर प्लांट्स का है। हमारा 1000 मेगावाट का पम्प्ड हाइड्रो पे काम चल रहा है, 1800 में और शुरू हो जाएगा अगले साल। इसके साथ साथ भूटान में 600 मेगावाट हाइड्रो पे काम चल रहा है और 1125 में और काम अगले साल शुरू हो जाएगा। इसके साथ हमारे ट्रांसमिशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो मुंबई के हों या हमारे टीबीसीबी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कमीशन भी हो रहे हैं इस साल में। और नए जो हम प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स, वो भी आएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें तो हम उड़ीसा में हमने काम किया है और नए अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं, चाहे वो पीपीपी मॉडल में आए या पैरेलल लाइसेंसिंग में आए, तो उस पर काम करेंगे। इसके साथ हमारा जो रिन्यूएबल में हम ऑलरेडी 4.9 गीगावाट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड मॉड्यूल का है। सर, इसके अलावा आपकी मुद्रा को लेकर के पीपीए साइन करने की बात चल रही थी, क्या स्टेटस है, कब तक हम उसमें कुछ प्रोग्रेस होते हुए देख सकते हैं? तो मुद्रा का हमारा बहुत डिटेल डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मंथ के एंड के पहले ही हम इसको कंक्लूड कर लेंगे और फिर उसी हिसाब से ना और भी स्टेट्स के साथ हम टाई अप करेंगे और प्लांट ऑपरेट होना चाहिए। सो मुद्रा पे हम लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं और एक होपफुली इट विल बी अ विन विन फॉर एवरी। हाल में सरकार ने एक शांति बिल को मंजूरी दी है, न्यूक्लियर जो कंपनी है लगा सकती हैं, प्राइवेट कंपनियां। आपका उसके बारे में क्या राय है, क्या आप सोचेंगे उस डायरेक्शन में जाने की? तो न्यूक्लियर पे हम डेफिनेटली हम उस पे काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे जगह लैंड्स आइडेंटिफाई किए हैं और एक बार बिल आ जाएगा तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का टेक्नोलॉजी लेना है, किस तरह के टेक्नोलॉजी पार्टनर लेने हैं और किस साइज़ के हमको ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने हैं। चलिए, तो यहाँ पे मुंद्रा पावर प्लांट को लेकर भी टिप्पणियाँ की मैनेजमेंट ने। इस बीच असीम से बातचीत के बीच में हम अब 846 यानी हमने आज ड्यूरिंग द डे जो लो क्रिएट किया था 547 का, वो वायलेट कर दिया। तो हम टिक बाय टिक चार्ट पे डे लो पर, और जो मेरे ख्याल से 2:36 पे एक लो क्रिएट किया था वो वायलेट हुआ। एंड सो एज निफ्टी बैंक पे भी 59,000 की रेंज वायलेट हुई। सो बाजार क्यूलेस है। अगर आप देखें अभी संकेतों का जो समीकरण है वो आज के लिए तो खराब ही था। एक बार फॉरेक्स दोबारा लेके आएंगे फिर, क्योंकि मैं चलूँगा ब्रेथ की तरफ। ब्रेथ कैसी रही इन डेरिवेटिव्स उसको सेंस करने की कोशिश करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 98। एक बार रखिएगा ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स क्या कह रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पे है। बेहद ही नाजुक, बेहद खराब 130 शॉर्ट, 11 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग्स मात्र रेस्ट्रिक्टेड टू 20 और 52 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी नजर आई वो बहुत सारे स्टॉक्स में नजर आई। और एक बार दिखाइए स्लाइड्स में वेदांता, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाइटन, गोदरेज कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, इन सभी काउंटर्स पर लॉन्ग क्रिएट हुई। एकमात्र सुबह से स्टॉक भारतीय जो कि कन्विक्शन में था, बाकी एस्टेल में शॉर्ट कवरिंग, यूरोमिन, टाटा कंज्यूमर, वोल्टास, आइनॉक्स मिंट। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई वो लेके आइए शॉर्टिंग वाले आंकड़े। जैसे पीवी फिनटेक माफ कीजिएगा, एक्सिस बैंक, एटर्नल, भारत डायनामिक्स, एनबीसीसी, कंप्लीट कोलैप्स था केस एक्सिस बैंक का। और लॉन्ग अनवाइंडिंग केपीआईटी में अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस, एनर्जी सॉल्यूशंस, आरईसी डाल में भारत और एफएसएन ई कॉमर्स। एक और काउंटर जो कि कमज़ोर पड़ा, मतलब एफएसएन को लेके आइएगा, नायका 247, बावजूद इसके कि ये क्वार्टरली नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये स्टॉक अब रिट्रेस होकर अपने 100 EMA पे आ चुका है। मानस, अब आपका सेंस क्या बन रहा है? अगर एफएसएन को कोई पुल बैक देना है रीजनेबल स्ट्रॉन्ग, तो वो यही लेवल है। अदरवाइज अगर ये 240 की ट्रेजेक्ट्री वायलेट होती है तो क्या इसमें और नीचे के जोन खुलेंगे? देखिए, ये जो 243 है 242 है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज दोनों आते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, 242 रुपए के नीचे फिसला, तो शायद आपको 225 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। आपको खरीदारी नहीं करनी इस गिरावट पे। खरीदारी करने के लिए जब तक ब्रेकआउट ना देखने को मिले 255 रुपए के ऊपर, तब तक यहाँ पर खरीदारी ना करें। चलिए, खरीदारी ना करें। टाइटन देखिए एक बार जरा, टाइटन में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। टाइटन हमारे पैनल ने पिक भी किया है और शानदार क्लोज टाइटन में इस समय। एक और स्टॉक जो वीक मार्केट में भी अच्छी क्लोज दिखा रहा है और रिकवरी के साथ थोड़ी सी क्लोज दिखा रहा है, वो है टेक महिंद्रा। एक बार टेक महिंद्रा लेकर आइए जरा इंटरडे में। अभी ये स्टॉक ग्रीन में आने की आया और देखिए अब ये इस समय थोड़े से एक अच्छे मूव्स दिखा रहा है, लेकिन वीकनेस वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं ऑब्वियसली। इसमें सबसे प्रोमिनेंट है आज की अगर वीकनेस देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक बार HUL का चार्ट देखिए जरा। HUL का चार्ट इस समय आएगा डे लो पर। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, चाहे वो BSE हो, चाहे एंजल वन हो, सब में काफ़ी दिक्कत रही है पिछले 2-3 दिनों से। कल की सेबी की इस बोर्ड मीट से पहले शायद थोड़ी सी नर्वसनेस है यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली आज का टॉप लूजर तो पीबी फिनटेक ही है, करीब 6.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप
एक बार पेटीएम हो रखिएगा स्क्रीन पर। पेटीएम का चार्ट देखते हैं एक बार जरा आप। कविता जी, अगर आप देख सकें पेटीएम का चार्ट, क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर इस समय? आज काफी गिरावट है। पेटीएम एज ऑफ नाउ अपने 50 EMA पर टिका हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर फर्दर अगर ये लेवल टूटते हैं यहाँ से तो ये फर्दर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 15 to 20 रुपीस का फर्दर डाउनसाइड यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, तो काउंटर कैन बी इन द प्रेशर एज ऑफ नाउ। पेटीएम आपके स्क्रीन पे 1279 पे। और याद रखिएगा आज पूरी ये जो मतलब क्लास था, चाहे वो आप एटर्नल को लीजिए और उसके बाद आप जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेके आइए। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने जो मानस से 3-4 दिन पहले प्रश्न पूछ रहा था कि जनाब उस मेजर ब्रेकडाउन का केस है क्या, और वही हुआ। याद रखिएगा ये नवंबर 24 के बाद, यानी मोर और लेस इट्स अ 52 वीक लो फॉर जुबिलेंट फूड्स। तो सीरियस अनवाइंडिंग शॉर्टिंग इन स्टॉक्स में है। और मैं टुवर्ड्स क्लोज एक बैंक में और ताबड़तोड़ तरीके से जो OI है ना उसको बिल्डअप होता हुआ देख रहा हूँ। एक बार इंडसइंड बैंक रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज़। इंडसइंड बैंक 845 पे ये भी डेलो की तरफ प्रोसीड करता हुआ। टुवर्ड्स क्लोज बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर ख़राब होता हुआ। और ये फ्यूचर्स का OI देखिए 4 लाख शेयर जुड़े यहाँ पर। बट फाइनली कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वेदांता क्या शेप ले रहा है? इट्स 571 डे हाई पर। यानी अब जिस प्रकार से अनुज इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी विकल्प होगा टू टेक ए डायरेक्ट एक्सपोजर टुवर्ड्स, आई थिंक वो सिंगल एंटिटी वो बाजार हाथों हाथ लेता हुआ है ना। नहीं बिल्कुल, देखिए वीरू ये एक्सपेक्टेड भी था। अब देखिए हमने बात की थी कि 50 रुपये के करीब का आप मुंह मान के चलिए। ऑब्वियसली उसमें से 25 रुपये आ चुके हैं और 25 की शायद जगह बाकी है। थोड़ी सी मार्केट वीक थी, थोड़ा शायद स्टॉक पहले भी चल चुका था, इस वजह से एकदम से एक मूव आया, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद वापस एक फ्रेश मूव आया। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा ओवरहैंग हटा है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में एक होता है परसेप्शन और एक होती है रियलिटी। वेदांता का मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ। मैं एक चीज़ बताऊँ ना, अनिल अग्रवाल ने बहुत वेल्थ क्रिएट की है, उन्हें समहाउ वो क्रेडिट नहीं मिलता। आप देखें अगर इस चार्ट को आप कंपेयर कर लीजिए एक बार जरा टाटा स्टील के साथ, या एक बार इस चार्ट को आप कंपेयर कर लीजिए हिंडाल्को के साथ, 5 साल के चार्ट को। ये 5 साल का वेदांता का चार्ट है 286%, ये टाटा स्टील का चार्ट है 163% 5 साल का, और ये हिंडाल्को का चार्ट भी आएगा आपकी स्क्रीन पर 5 साल का, वो भी रख दीजिएगा। समहाउ अनिल अग्रवाल को वो रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों, लेकिन जो मिलनी चाहिए। और इसमें तो आप सोचिए जितना 200 रुपये डिविडेंड दे चुका है वेदांता पिछले 5 साल में, 200 रुपये से ज़्यादा। एक टाइम था जब वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आया था, तब 90 रुपीज़, आई थिंक 85-86 रुपीज़ का प्राइस था और 95 रुपीज़ पर उनका डीलिस्टिंग का ऑफर था। ठीक है, उस समय वो ख़राब ऑफर था तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन सोचिए वहाँ से स्टॉक 5 गुना हुआ और उतना उसमें डिविडेंड आ चुका है। काफ़ी वेल्थ क्रिएट की, और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो मैं तो खैर काफ़ी, मुझे तो लगता है कि काफ़ी, इनफैक्ट इवन अगर आप निफ्टी के भी कंपोनेंट्स देखेंगे उनमें भी सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट करने वालों में से एक होंगे। अगर आप वेदांता को देखेंगे तो बड़ी वेल्थ जनरेट हुई है यहाँ पर, और यही मार्केट कॉन्फिडेंस ले रहा है कि अगर 5 अलग अलग कंपनियाँ हो जाएंगी तो शायद और वेल्थ क्रिएट होगी यहाँ पर। खैर एनीवे, ये तो बात हो गई वेदांता की। 1-2 स्टॉक्स के और चार्ट चेक ले लेते हैं, उसके बाद फाइनल क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। आज एक्सिस में बड़ा एक्सीडेंट है, एक्सिस बैंक का 5% नीचे बंद हो रहा है यहाँ पर। ये एक आखिरी चार्ट चेक परहैप्स गावा सर, ये एक्सिस का चार्ट आज कितना बिगड़ा आज के मूव के बाद? जैसे ये ब्रेक हुआ 1200, मैंने कहा था कि वहां तक जा सकता है, वो 1200 तक चला जाएगा बिल्कुल। क्या वहां पर रुकेगा? डाउट है उस पर। जो ये सेटअप बना है आज के हिसाब से लगता है वीक सेटअप है, तो वीक। तो आई थिंक मोर देन 1200 पॉसिबल। अब भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई 1230 का स्टॉप लगाएगा। एक्सिस बैंक वाकई मतलब बहुत ही गंभीर प्राइस डैमेज। मेरे ख्याल से जब हमने इसका आइटम की शुरुआत की थी तब लगभग 29-30 के आसपास था, और 2223 पे टुवर्ड्स डे लो क्लोज होता हुआ। और 1-2 स्टॉक्स में रख देता हूँ यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है। ओरेकल फाइनेंशियल टेक है, ये मिड कैप आईटी में, ये टुवर्ड्स डे लो पे ट्रेड करता हुआ। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये रिट्रेस हुआ, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेके आई। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रखिएगा 2029 पे, ये भी इस दौर की मतलब आप समझिएगा कि ऑलमोस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है उस पर ट्रेड करता हुआ। कॉन्फिडेंस अगर आप देखें इट्स ओनली
वेदांता उस महत्वपूर्ण वर्डिक्ट के बाद बाकी एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा, एस्ट्रल ने जो 2% क्लोज दिया अच्छा है, और भारतीय सुबह से ही कन्विक्शन में रहा। एलकेम आज अच्छा पुलबैक मोड में था। ब्रिटानिया आज पूरे दिन मजबूत रहा, हालांकि उतना मजबूत नहीं जो टुवर्ड्स क्लोज जो सुबह थी। और एमएनएम ने एक अटेम्प्ट लिया अपनी चार्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने का। कल ये स्लिप हुआ था 50 डेमा के नीचे, जैसे कि मैं कल सुबह बता रहा था आपको। ये नहीं क्लोज हुआ है अब तक पूरे अप्रैल से लेकर 2025 से लेकर अब तक कभी भी 50 डेमा के नीचे। तो इसने अटेम्प्ट किया टू रीगेन दैट मीडियम टर्म एवरेज कॉल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। चलिए इस क्लोज को देखने के चलते हैं। हर लिहाज से शायद अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखेंगे कमज़ोर क्लोज नज़र आ रहा है, और 848 टुवर्ड्स टेलो। अनुज, ओवर टू यू। अच्छा, एक चार्ट दिखाता हूँ आपको इंट्राडे में बीपीसीएल का। वीरू, ज़रा बीपीसीएल का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए ज़रा। ये देखिए, ये जो और 3 दिन के मूव देख लीजिए आप इसमें बीपीसीएल में, और आज फिर बाय ऑन डिप्स ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। अब कुछ क्या बोलें अब इस बारे में। अब वही सियाने लोग जो शायद इस पे नेगेटिव हो रहे थे, शायद इस पे बीटीएसटी भी ले लें। खैर एनीवे, जो भी है, डे हाई पर बंद हो रहा है ये स्टॉक, और अच्छे खासे रिवर्सल के साथ। ये स्पेस अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा पैसा बना कर देगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड आपके फेवर में है, और अगर आप पिछले 3-4 दिन का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मूव्स अच्छे आ रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब फटाफट से क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं वॉल पर। और वॉल पर देखिए ज़रा आज की मार्केट क्लोज कैसी रही। निफ्टी करीब 180 पॉइंट नीचे 25,850 के करीब बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक करीब 450 पॉइंट नीचे 59,000 के नीचे बंद होगा। ये जो प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद जो एडजस्टेड क्लोजिंग की जो प्लेट होगी वो रेडी रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी आईटी करीब 350 पॉइंट नीचे था 1%। इसके अलावा मिड कैप करीब 1% नीचे, स्मॉल कैप यहाँ भी डेंट पड़ा, करीब 1% नीचे रहा। एडवांस डिक्लाइन देखिए, करीब 900 बढ़ने वाले शेयर, 2000 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर, यानी कि 1:2 से भी ज़्यादा खराब का एडवांस डिक्लाइन रहा। चलिए अब जरा आज की सेक्टोरल ब्रेथ पर आते हैं, देखते हैं किस तरीके के मूव्स यहाँ पर रहे। निफ्टी रियल्टी ये करीब 1.5% नीचे था। डिफेंस करीब 1.5% नीचे था। कैपिटल मार्केट यहाँ पर भी 1% की गिरावट थी। पीएसयू बैंक 1%, आईटी करीब 1%, फाइनेंशियल ये भी करीब 1% नीचे रहा आज। गेनर एक भी नहीं था आज, एक भी सेक्टर गेनर नहीं था। अब निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। निफ्टी लूजर में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा एक्सिस बैंक का। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 5% नीचे, और उसके जस्ट पीछे इटर्नल 4.5% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। गेनर्स में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल, आज शानदार मूव्स यहाँ पर करीब 2.25% ऊपर रहा। टाइटन में भी 2.25% की रैली। टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो, एमएनएम और एशियन पेंट्स, यहाँ पर आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए एक खराब दिन भी रहा। जी, एक खराब दिन और एक्सपायरी। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, बस ये एक बार एडजस्टेड क्लोज बता देता हूँ। एडजस्टेड क्लोज निफ्टी की रहेगी करीब 25,860 पर। ये एडजस्टेड क्लोज है क्योंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो लेकिन जो लास्ट ट्रेडेड रेट था वीरो, सॉरी, वो 25,852 पर। और ये प्राइस वीकली चार्ट्स पे, ऑल्दो ये वीकली क्लोजर नहीं है अभी, याद रखिएगा, बट ट्यूसडे का ये आज का वीकली चार्ट पे 10 वीक एक्सपोनेंट डॉट वही एवरेज है। खैर एक ब्रेक, और अनुज और मैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह मुनाफे की तैयारी में, उससे पहले मॉर्निंग कॉल में, और कल सुबह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।